यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने अपना पेपर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को लेकर स्टार्ट किया। लास्ट लेक्चर तो जस्ट मेरा इंट्रो पार्ट में चला गया रिगार्डिंग द सिलेबस को लेकर मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करी एंड हाउ वी विल कवर द होल सिलेबस। उन चीजों में हमारी डिस्कशन रही। नाउ फाइनली हम लोग आज अपना मेन कंटेंट क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। हमारे पास कंपनीज एक्ट के साथ साथ कुछ अदर लॉज भी हैं। अदर लॉज में आप लोगों ने नंबर 1 इज एलएलपी के बारे में थोड़ा सा जस्ट हमने इंट्रो करा। नंबर 2 आपके पास जीसी एक्ट है कॉल्ड एज जर्नल क्लॉजेज एक्ट। क्लियर। नंबर 2 नंबर 3 देन आफ्टर दैट आता आपके पास एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विच इज नॉट एन एक्ट, बल्कि जितने एक्ट पढ़े जाते हैं वो उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए उन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए पढ़े जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन, न्यू वन कॉल्ड एज फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990। और एक कंपनीज एक्ट में भी वर्ड मैंने आपको बताया था, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। क्लियर। अब पॉइंट ये है सर, हमें ये तो आपकी बात कल समझ में आई कि कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है विच कंटेन्स 470 सम सेक्शंस तकरीबन, विद रूल्स, विद पर्टिकुलरली स्केड्यूल्स जो अलग से इसके गिवन हैं। अब इतने बड़े एक्ट को समझना माइट बी ऐसे फिजिबल तो नहीं, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस गवर्नमेंट ने भी इस पूरे कंपनीज एक्ट 2013 को वेरियस चैप्टर्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर। एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट चैप्टर नंबर 8 विच डील्स विद द declaration and payment of dividend। मैंने एक बिल्कुल आसान टॉपिक आप लोगों के लिए उठाया है, एंड प्लस एक ऐसा टॉपिक जिसमें कुछ नया पढ़ने को आपको मिलेगा। हम वही कंपनी के फीचर्स पढ़ते रहें, कंपनी की बेसिक चीजों को डिस्कस करें, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सब करेंगे। बट पहले कुछ नया इंटरेस्टिंग पार्ट उठाते हैं जहां पे आपको लगे द नीड कि हाँ सीए इंटर का कंटेंट अपना शुरू हो चुका। क्लियर। बट नथिंग गोज वेस्ट। कल मैंने आपको बताया कि जो भी फाउंडेशन लेवल पे, बीकॉम लेवल पे बेसिक्स आप लोगों ने सुने हैं, एवरीथिंग आपके काम आएगी, सब कुछ काम आएगा। और वो तुम्हारे पहले 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का प्रीलिमिनरी एंड चैप्टर नंबर 2 आपका इनकॉर्पोरेशन को लेकर, वो सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपके वहां मिलेंगे। डन। अब आइए बात, मैं सबसे पहले अपनी डिस्कशन अगर शुरू करूं, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आपने यूज करी, वर्ड कॉल्ड एज डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज बेसिकली अ रिटर्न, रिटर्न टू किनको सर? शेयर होल्डर्स। और डिविडेंड वर्ड आप लोगों ने हमेशा यूज ही कहां पे करा है, सुना ही मोस्टली, ऑलवेज नहीं कहूंगा, मोस्टली आपने किसमें सुना है? कंपनीज। क्योंकि कंपनीज में दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। 2 तरह के शेयर होल्डर्स, वन इज कॉल्ड एज इक्विटी, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। और वही बेसिक बातें सर, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड। इक्विटी वालों का क्या होता है? वेरिएबल। और मैं यहां पे जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं आपको, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी। मेन अगर तुम्हें कहा जाए हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी, नॉट शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इवन सर प्रेफरेंस वाले भी ट्रीटेड लाइक क्या हैं? आउटसाइडर्स। रिटर्न उनकी फिक्स्ड है, रीपेमेंट उनकी फिक्स्ड है, एंड प्रायोरिटी भी दी जाती है किसको? उनको पहले। तो भाई अगर एक्चुअली रिस्क झेलने की बात करें तो वो कौन लोग झेल रहे हैं? तभी तो कहते नहीं जो लास्ट में बचा वो सारा इक्विटी। क्योंकि प्रेफरेंस वालों की रीपेमेंट भी प्रायोरिटी पे है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस? सिंपल वर्ड्स में, व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस? बिकॉज दे आर गिवन प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट टू 2 थिंग्स। नंबर 1 इज डिविडेंड, नंबर 2 इज प्रीपेमेंट। कि जब भी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, सबसे पहली कतार में कौन खड़ा होगा? प्रेफरेंस वाले। और भाई तुम्हारे से कमिटेड रेट है, अगर क्लास गिवन है 12% प्रेफरेंस शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय 12%? 12% डिविडेंड, कि आपको 12% डिविडेंड सर मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स इट। हाँ बट एक चीज है, डिविडेंड वर्ड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ क्या? प्रॉफिट्स। इट्स नॉट चार्ज। कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं लाइक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स,
सर दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स? देना ही देना पड़ेगा सर, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर्टिकुलरली आप कह दो जी हमें तो इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, हम इंटरेस्ट कहां से दें, हमें मतलब नहीं है जी। और पर्टिकुलरली ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको ये पे आउट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इवन इफ द कंपनी इज इन। ये बात तो कोरी करारी होकर कौन कह सकता है? बाहर वाले कह सकते हैं, अपने घर वाले थोड़ी कहेंगे। और ये लोग क्या मानने जाते हैं? ये तो अपने घर वाले, इनको तो सारा पता है, इनको तो हमारी सिचुएशन भी पता है कि कंपनी प्रॉफिट्स में है या नहीं है। तो भाई इनको तो मैं टाल मटोल भी कर सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, रेट को लेकर कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, ये तो अपने लोग हैं। कहते हैं जी वही बात है ना कि अपने ही कई बार काम खराब कर जाते हैं, इनको भी थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। इनके लिए सिस्टम क्या होगा? क्योंकि फ्री में सेवा हर कोई तो कर नहीं रहा, इन्होंने भी पैसा कंपनी में क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, तो इनकी भी उम्मीद होगी, इनकी भी होप्स होंगी पर्टिकुलरली कंपनी से कि कंपनी हमें क्या करे, कुछ रिटर्न प्रोवाइड करे। वट वी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, हमें भी उसके ऊपर क्या मिले, कोई ना कोई रिटर्न मिले। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का हमें क्या फायदा? तो ये जो बात आती है शेयर होल्डर्स को ना बच्चे, शेयर होल्डर्स को दो तरह की रिटर्न मिलती है, दो तरह की रिटर्न मिलती है। एक होती है ये रेवेन्यू नेचर की, रेकरिंग नेचर की, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। एंड सेकंड इनको मिलती है जी कैपिटल एप्रिसिएशन। कल को जब आपकी शेयर का प्राइस मार्केट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मार्केट कैप भी कौन एंजॉय करेगा? मैंने शेयर आपका परचेज करा था जी कितने का, 50 रुपए का, आज की डेट में वो कितने का हो गया, 90 रुपए का हो गया, तो 40 रुपए का फायदा भी किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। तो इनको डबल रिटर्न होती है काइंड ऑफ, एक होती है रैकरिंग जो मिलनी ही मिलनी है, और एक होती है नॉन रैकरिंग जब आपकी मार्केट वर्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इन दैट केस। चलो, अगर मैं एक वर्ड कहूं सर, इट इज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, रिटर्न फ्रॉम व्हाट? रिटर्न फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल, वर्ड क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। कि जितनी भी आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, इवन आफ्टर टैक्स देने के बाद, इवन प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है पर्टिकुलरली सर, दैट आर कॉल्ड एज क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। नहीं तो चलो कम से कम अगर बात करें पैट वर्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बचेगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेबल है। अच्छा, टैक्स के बाद अगर मैं किसी भी कंपनी में बात करूं, तीन तरह के लोग हैं, लैंडर्स, गवर्नमेंट, ओनर्स। लैंडर्स को क्या मिल गया? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को क्या मिल गया? जो बचा वो सारा ओनर्स। अब पॉइंट ये है कंपनी के केस में पर्टिकुलरली, ये थोड़ी प्रोप्राइटरशिप की तरह जो बचा सारा मेरा, पार्टनरशिप में जो बचा सारा पार्टनर से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। भाई कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी ने तो नेक्स्ट आगे अपनी ग्रोथ करनी है। तो यहां पे सवाल रेज होता है कितना परसेंट डिविडेंड, कितना डिविडेंड इनको दिया जाए। कहते सर देखो, इन्हीं की चीज है, इन्हीं की चीज है, ये खुद ही डिसाइड करेंगे। हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मेरे पास एक प्लान है, एक अच्छा विजन है, अगर आप सब यस करो कि डिविडेंड आप थोड़ा इस बार कम ले लो, आपको अगली बार अच्छा प्रोवाइड करेंगे, बाकी चॉइस इज योर्स, आपके ऊपर, आपका पैसा है, हम तो कौन है बोलने वाले, हम तो डायरेक्टर्स हैं, हमें तो हमारी सैलरी मिल रही है, हमारे घर तो बढ़िया चल रहे हैं। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं सर, ये आपके ही हैं, पहली बात। अगर आप ले जाओगे, हम उसको नाम डिविडेंड बोल देंगे, आप नहीं लेके जाओगे, वो रिजर्व्स का हिस्सा बन जाएंगे, और कल को कंपनी उन्हीं प्रॉफिट्स को फ्लो बैक करते हुए कंपनी अपनी वर्थ और इंक्रीज करेगी। बट मैं आपको मना भी नहीं कर सकता ना सर, आप हमारे मालिक हो, हम तो डायरेक्टर हैं, सिंपल सी बात है, हम कौन होते? आपकी भी उम्मीदें होंगी सर, ये थोड़ी होता है हर बार ही कह देते हो अगले साल ले लियो, अगले साल ले लियो, अगले साल ले लियो, कभी प्रॉफिट देखने को मिला ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, डिविडेंड नहीं बांटोगे ना, ज्यादा कंजूसी करोगे पर्टिकुलरली, सब लोग भाग जाएंगे। अलग फलानी कंपनी तो डिविडेंड, वो तुम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हो, वो एंटायर बांट रही है, वो साल में दो दो बार डिविडेंड दे रहे हैं, साला तो छोड़ो यार ऐसी कंपनी को, आप कहीं और चलते हैं। आपके इन्वेस्टर्स स्टेक क्या ले लेंगे वापस, ये भी गंदी चीज है। सो डिविडेंड डिसीजन के ऊपर चर्चा करनी बहुत अहम है,
और कल को मार्केट में से कैपिटल भी तो इकट्ठी करनी है, मार्केट में हाइप भी तो बनानी है, लोग अट्रैक्टेड कहाँ से होंगे, और उस कंपनी के शेयर्स ले, वो कंपनी डिविडेंड बड़ा अच्छा देती है, वो बोनस बड़े अच्छे प्रोवाइड करती है, वो कोई ना कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ये कुछ भी तो करना पड़ेगा। सो हेयर कम्स द डिसीजन कि डिविडेंड को डिक्लेयर कैसे किया जाए। अभी तक हमने ये वर्ड जो ट्रीट करा वो किसके अकॉर्डिंग ट्रीट करा, एज पर अकाउंट्स ट्रीट करा, तुमने सिर्फ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा है। सर सरप्लस में से माइनस कर देते हैं, डिविडेंड जो भी पे करा या पे करना है उतनी अमाउंट बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पे कर दिया होगा तो बैंक में से माइनस कर देते हैं। इससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हें इसका बैकग्राउंड पता ही नहीं है अभी तक। अब ये सारे बैकग्राउंड्स आपको कौन डिस्कस करवाएगा, अब तुम्हें लगेगा सर डिविडेंड देना इतने कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनी को ये सारा कुछ करना पड़ता है। दैट इज, वो सारी चीजें आपको कौन गाइड करता है, लॉ, कि हम बताएंगे डिविडेंड को डिक्लेयर आप लोगों ने कैसे। एंड यू आर यूजिंग द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, सर वो तो आपके अकॉर्डिंग है, और आपका क्या भरोसा आप कैसे प्रॉफिट्स निकाल के लेके आओगे, कैसे बुक प्रॉफिट्स निकालोगे। हम बताएंगे कि प्रॉफिट्स का मतलब ये, आफ्टर दिस, बिफोर दिस, हम बताएंगे ना, आप थोड़ी बताओगे। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों को अगर डील करा है, वो डील करा है फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव, हमने कभी उसका लॉ बैकग्राउंड जानने की कोशिश करे भी क्यों, हमें था ही नहीं। बट नाउ देर इज अ टाइम, आपको चीजें अब डिटेल में क्या करवाएगा, डिस्कस करवाएगा। मैं एक टाइम फ्रेम यहां पे क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा कंप्लीट। अच्छा, डिविडेंड बच्चे होते हैं दो तरह के। डिविडेंड कितने तरह का होता है जी, क्या ये वर्ड समझ में आया? डिविडेंड मीन्स इज बेसिकली अ रिटर्न, रिटर्न ऑन व्हाट द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा उसके ऊपर जो भी कंपनी उनको पे आउट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। बट सर पहले कह दूं, मैं ये टॉपिक किसके पॉइंट से टेकअप कर रहा हूं, इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को बीच में लेके आने की जरूरत ही नहीं है। सर प्रेफरेंस वालों का फिक्स तो है, हर साल आपने देने देना, और ऊपर से अगर नहीं दोगे तो उनका डिविडेंड क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट। जो चीजें समझनी है वो इन चीजों पे बात करनी है। तो लेट मी हैंडल दिस टॉपिक फ्रॉम द इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि सर इन केस ऑफ इक्विटी बताओ जी, क्योंकि सबसे खतरनाक वर्ड जो आपने बोला भी, जो बचा वो सारा किसका। अब अपने आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स, कंपनी को रन करने वाले जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्या सबकी नेचर सेम होगी? कोई तो क्या कहेंगे, ले आओ सारा बांट दो, दे दो। कोई क्या कहेंगे, ओ नहीं नहीं कंपनी को अपन ग्रोथ लेके आनी है, कंपनी को कल को अपन ने और रेज करना है। कोई नहीं जी, इस बार ऐसा करो, माड़ा मोटा दे दो डिविडेंड, 10% दे दो, बाकी प्लो बैक, सारे प्रॉफिट्स क्या कर दो, प्लो बैक कर दो, वापस लगा दो उसी काम में। और एक चीज समझ अगर आपको है, बिजनेस मीन्स कैपिटल, सिंपल वर्ड। और आज के जमाने में पर्टिकुलर जितने तुम बड़े बड़े बिजनेस देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के सहारे चल रहे हैं, कैपिटल। जिसके पास कैपिटल है, मजा ही मजा। हम हमेशा पर्टिकुलरली एक ही बात कहते हैं कि आप लोग भी एट द एप्रोप्रिएट एज अगर इस डिग्रीज को कंप्लीट कर लेते हो, मल्टीपल आ गया पर चलो और भी बहुत कुछ करना है, भी तो डू वर्क ऑन कैपिटल, डू वर्क ऑन पोर्टफोलियो, मैक्सिमम जितनी कैपिटल बना सकते हो उतनी कैपिटल बनाओ। क्यों? अपॉर्चुनिटीज मींस कैपिटल। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी ऐसी आती हैं जिनके लिए हैवी कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अपने पास होती नहीं, अपने पास होती ही नहीं। और अपने जैसे शहरों में तो वर्ड ही कहां से शुरू होता है, क्रोड्स, लैक्स की कोई चीज ही नहीं रही। सो फॉर दैट सेक हमें तो सर कैपिटल पे काम करना पड़ेगा, माइंड इस तरह से सही करने पड़ेंगे। हाँ वो तुम्हारे डिसीजन है, वेदर टू हैव इक्विटी और डेट पार्ट, वो तुम्हारी इच्छा। पैसा तो दोनों तरह से रेज हो जाएगा, बट डेट पार्ट का क्या होगा, प्रीपेमेंट, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे नहीं हैं, किसी और के। पर इक्विटी का भी क्या करें भाई साहब, इतना पैसा ही नहीं। फिर आपको ज्वाइन हैंड्स लोगों को साथ में जुड़ना पड़ेगा, लाइक पार्टनरशिप मॉडल्स या इक्विटी में ओनरशिप मॉडल्स। तो ये बहुत तरह की डिसीजन मेकिंग है। तो डिविडेंड बच्चे दो तरह का होता है जी। नंबर वन दैट इज फाइनल डिविडेंड। कौन सा? फाइनल। और इसको हम वर्ड बोल देते हैं एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड
मैं आज का लेक्चर जो भी आपका टेकअप कर रहा हूं ना, पर्टिकुलरली मोस्टली चैप्टर 8 मोस्टली आज ही सर्व कर दूंगा, ऑरली सर्व कर दूंगा। बस ग्रास्प करते रहना, चीजें पकड़ते रहना कहाँ पे क्या चल रही हैं, एंड नोट डाउन करते रहना थोड़ा थोड़ा जितना भी चल रहा है। क्योंकि अगर आज ही अपन सेक्शन शुरू कर लिए तो आज ही तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगा, बट वही चीजें अपन बात करेंगे जो कल को आपके वर्ड्स में मिलेगा। क्लियर? क्योंकि पहले अपन ना ओवरऑल थीम पे काम करो, कि जब मुझे थीम ही नहीं पता कि मैंने पढ़ना क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, मैं उसका पर्पस ही क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि वो प्रोविजन का मतलब क्या। लॉ मेकर ने यही वर्ड वहां पे क्यों यूज करा, कोई और क्यों नहीं करा, उसका मेन मकसद क्या है, ये भी तो जानना पड़ेगा। नाउ, एक होता है जी फाइनल डिविडेंड, जिसको हम वर्ड बोल देते हैं एनुअल। एनुअल मींस सालाना, ईयर का, पूरे साल का। और एक होता है कौन सा, इंटायर, इंटायरम डिविडेंड। अब जिस तरह से वर्ड आपने लिखा है, जब आपने उसको वर्ड ही बोल दिया फाइनल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, सर नेचुरली ये तो जो डिक्लेयर होता है, ये जो डिक्लेयर होता है, ये होता है जी डिक्लेयर्ड at, what is at AGM? AGM stands for annual general meeting. First of all I will say A छोड़, GM, GM stands for journal meeting। किन की होती है, members, members। दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, वन इज बोर्ड मीटिंग एंड सेकंड इज जर्नल मीटिंग। क्योंकि लॉ में एंटर करोगे हर जगह बार बार वर्ड यूज करेगा कि इनकी जीएम करवाओ, इनकी बीएम करवाओ। बीएम किन की होती है, बोर्ड मेंबर्स। एक छोटा सा वर्ड, बोर्ड मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस पास होंगे दे आर कॉल्ड एज बी आर, बोर्ड रेजोल्यूशंस। कौन से, बोर्ड रेजोल्यूशन। नेचुरली जो बोर्ड मीटिंग में पास हुए वो कौन सा रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का मतलब। रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल वर्ड अगर कहा जाए, मैं रेजोल्यूशन पास करना है, एक मता पास करना, किसी चीज पे एग्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। कि जी हम लोग बैठे थे आपस में पर्टिकुलरली, तो ये मैटर कुछ सामने आया एंड उस मैटर के ऊपर हम लोगों ने ये एग्री करा, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होंगे वो कौन से पास होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां किसकी बात कर रहे हो, जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग, वंस पहले, जर्नल मीटिंग कितनी तरह की होती है, दो। जर्नल मीटिंग कितनी तरह की होती है, दो। वन इज एनुअल, जो होनी होनी हर साल, पक्का बाय लॉ, साल में एक बार तो मेंबर्स को बुलाओगे ही बुलाओगे। तो यार एक बार तो बुला लो कम से कम, पर्टिकुलरली डे वन से आपने ओनरशिप अलग कर दी, मैनेजमेंट अलग कर दी। हमारा पैसा आपकी कंपनी में लगा हुआ है, जिसको कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली इन दैट केस, कम से कम हमें पिक्चर कभी तो बताओ, कुछ तो बताओ कि हमारा पैसा कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो मेंबर्स को मिनिमम एक बार तो हम बुलाते ही बुलाते हैं मीटिंग के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एजीएम, कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनुअल, हर साल, हर साल, एक बार नहीं, हर साल ये मीटिंग तो होएगी होएगी, ये पक्का है जी। जैसे हम कह दूं आप अपना सारा पैसा पर्टिकुलरली मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं आपके पैसों को मैनेज कर रहा हूं पर्टिकुलरली, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो भाई कभी मिल भी दिया करो, कभी बता भी दिया करो हमारा पैसा सेफ है, कहाँ लगाया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या कंपनी में चल रहा है। 365 दिन कंपनी तुम लोगों ने मैनेज करी, तुम लोगों ने सारा कुछ मैनेज करा, बता तो दो क्या चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज एजी, जो साल में पर्टिकुलरली आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। फिर मैं कह दूं जी, फिर मेंबर से अगर कल को कोई भी रेजोल्यूशन पास करवाने हैं तो रेजोल्यूशन क्या एजीएम पे ही पास होते हैं, फिर तो साल साल का वेट करना पड़ेगा। अभी एक एक मीटिंग अब हुई, अगली अगले साल होएगी जाके। मैं कह जी फिर अगले साल रेजोल्यूशन पास कर, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जर्नल मीटिंग दो तरह की होती है जिसमें मेंबर्स को बुलाते हैं अपन। एक तो पक्की है जो हर साल होएगी होएगी, विच वन इज एजी। बाकी जब भी आपको नीड पड़े, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े पूरे साल में, कोई अर्जेंट मैटर आ गया, कोई बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड आ गया, तुझे जब भी मन करे ना, बुला लेना, एंड दैट इज कॉल्ड एज ईजीएम, कॉल्ड एज, कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बुलाई जाएगी, सर दैट इज कॉल्ड एज ईजीएम। पर मनाही कोई नहीं है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं ईजीएम कितनी होगी, जितनी मर्जी हो सकती है। क्यों, जिसका नाम ही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
जो बुलाई ही किस केस में जाएगी, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो मैं क्या इसको एजीएम को वर्ड क्या मैं ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कह सकता हूं? यस, क्योंकि ये तो आम है, पता है हर साल ये मीटिंग होनी ही होनी है, साल में एक बार तो मेंबर्स को बुलाना ही बुलाना है, और जो हमारे बेसिक वर्क हैं वो हमने करने ही करने। बाकी इसके अलावा कोई अर्जेंसी आ गई, कोई बहुत ही जरूरत पड़ गई, नहीं 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 मेंबर्स को बुलाओ, अपन मीटिंग करनी है, ये रेजोल्यूशन पास करना है, कहते इतना पैनिक होने वाली क्या बात है, कहते जी मीटिंग तो अगले साल होगी। किसने कहा यार? आपको मेंबर्स की मीटिंग चाहिए, स्पेशली बुला लो, क्या बड़ी बात है। दैट इज कॉल्ड एज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। अब मैंने जो वर्ड यूज करा, मैं कौन से टाइप ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा हूं? फाइनल, एनुअल। एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर ही किस पे होता है? एजीएम पे। एजीएम, और जो एंटायरम डिविडेंड होता है दैट इज बिटवीन टू एजीएम्स, बिटवीन टू एजीएम्स, जैसे एक लास्ट वाली एजीएम और एक अभी आने वाली है। अब कई बार कंपनी, सुनो, कई बार कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेती है और पिक्चर दिखनी शुरू हो जाती है, पहले पहले पता लगना शुरू हो जाता है। मुझे थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा बैकग्राउंड आओ, थोड़ा सा अगर एक बेसिक पॉइंट मुझे बताओ। मुझे ये बता कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो एजीएम है वो कब होएगी? क्योंकि ये चीज पहले क्लियर करना जरूरी है पर्टिकुलरली, तभी मैं टाइम फ्रेम भी आगे बनवाऊंगा आपसे पूरा चार्ट। पर्टिकुलरली 25-26 की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? 25-26 में या 26-27 में? 26-27। पहले ईयर क्लोज तो होने दो, आपने उसके बारे में जो डिस्कस करना है, कितनी चीजें आपने डिक्लेयर करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अडॉप्शन करनी है, तो भाई पहले ईयर क्लोज तो होने दे। जैसे आजकल इनकम टैक्स में नया वर्ड सुन रहे, वन इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर, सेकंड इज कॉल्ड एज असेसमेंट। तो प्रभु जी प्रीवियस ईयर की असेसमेंट प्रीवियस में कैसे कर लेगा? असेसमेंट होएगी ही कब? अगले साल में। अब एट प्रेजेंट जो ईयर आपका चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 25-26। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। सर जी पहले अकाउंटिंग ईयर क्लोज तो होने दो, ये क्लोज होगा फिर एफएस बनेगी। नहीं, तुझे क्या लग रहा है 31 मार्च को एफएस बन गई? 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे। फाइनल करते 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 आप मानो 2 महीने 3 महीने सारा उसके ऊपर प्रोसेस होगा, देन उसके ऊपर आप ऑडिट करवाएंगे। ये बनवाऊंगा, टाइम फ्रेम लिखने की जरूरत नहीं, सारा आप बनाएंगे, आप इसके बाद यही करना है, मेरा टाइम फ्रेम ही बनाना है। तो ये चीज पहले अपने माइंड में सेट करो कि एजीएम होती ही कब है? नेक्स्ट ईयर में। बट वो कौन से साल की एजीएम होती है? और तभी तो एनुअल बोल रहा हूँ, तभी तो एनुअल बोल रहा हूँ कि हाँ सर अब वो साल क्लोज हो चुका, लो जी अब मेंबर्स को बुलाओ, मेंबर्स के सामने एफएस रखेंगे, ये हमारी पिक्चराइजेशन है, पिछले साल में अपन ने ये प्रॉफिट कमाया, एंड आउट ऑफ दैट इतना डिविडेंड देने की बात चल रही है, एंड कुछ रेजोल्यूशंस हम लोगों ने पास करने हैं। पहले ईयर क्लोज तो होने दे, तभी उसके बारे में डिस्कशन कब होगी? नेक्स्ट ईयर में, दैट इज। अब पॉइंट ये आता है, एंटायरम डिविडेंड, सुन ध्यान से, हल्का सा बताऊंगा पहले, बाकी जब सेक्शन आएगा तब पढ़ेंगे। एंटायरम डिविडेंड मैंने वर्ड के लिखा बिटवीन टू एजीएम। जो पिछली एजीएम पे दिया होगा वो कौन सा होएगा? फाइनल। किसका होएगा? पिछले। आप एग्जांपल ले ले, पिछली एजीएम अभी एक 2026 में आएगी, एक एजीएम हुई होगी 2025 में, सितंबर 25 में जो एजीएम हुई होगी, वेट, सितंबर 25 में जो एजीएम हुई होगी वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की होगी? 24-25। वो डिविडेंड भी किसका होगा? 25-26 का डिविडेंड, फाइनल वाला, फाइनल, कि ये फाइनल हुआ जी, ये कब मिलेगा? जो इस साल एजीएम होगी, 26-27 में होगी। अब आप थोड़ा सोचो यार, मतलब 31 मार्च आने वाली होगी, 25-26 क्लोज होने वाला हो गया, आपको पिक्चर दिख जाती है यार, बढ़िया प्रॉफिट है, फेब भी निकल गया, मार्च भी अब एंड पे आने वाले हो गए, अब तो बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया। मैंने देखा जी बुक्स में, मैं कल गया, प्रॉफिट अच्छा हुआ, प्रॉफिट बढ़िया हुआ, एंड अपने से खुशी संभाली नहीं जा रही। मैं कल भी तो शेयर करने वाली बात है,
मैं कह दूं नहीं नहीं डिविडेंड तो आप कब देते होते हैं, एजीएम पे देते होते हैं। तो यार एजीएम पे भी दे देंगे, कोई बात नहीं, काम करते, फाइनल नहीं देते, पार्ट पेमेंट, जो फाइनल निपटारा होगा कर लेंगे एजीएम पे। पर वो एजीएम कब आएगी, सितंबर 2026 में, अभी 6 महीने पड़े हैं, अभी 6 महीने पड़े हैं। इन दैट केस मैं कह यार मौका तो आज है, खुशी तो आज है कि अपन ने जी प्रॉफिट्स बढ़िया कमाए, सक्सेसफुल कंपनी की तरह आप प्रूव हुए हैं। इन दैट केस कंपनी कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कि चलो बिटवीन द टू एजीएम इतने ये ले लो, आप भी खुश आपका भी खुश, और मार्केट भी तो कैप्चर करनी है। अलग कमाल है, ऐसे थोड़ी कि मैं 6 महीने बाद आके बताऊंगा, कहता फिर किस बात की खुशी, जब आपको ये बात पता लग चुकी थी। और मैंने कौन सा फाइनल दे दिया यार, फिर वही गुस्सा, मैंने कौन सा फाइनल दे दिया, मैंने कौन सा डिविडेंड दिया, एंटायर अभी पार्ट पेमेंट ले लो, बाकी जो भी फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल भी किसने करना है, आप नहीं करना है। कहां पे करना है, एजीएम पे आके करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, सर तुम ही हो डिक्लेयर करने वाले। बट हम बता रहे हैं साल अपना बढ़िया गया है, अच्छा प्रॉफिट कमाया है। हाँ, मैं दे सकता हूँ अपने लेवल पे, बता सकता हूँ कि 5-10% तो ले लो। अच्छा फाइनल अपना हो गया मान लो 15, जब एजीएम वगैरह होगी, फाइनल कितना हो गया 15, 10 तेरी और गया हुआ है, 5 और ले ले। मैं ये नहीं कह रहा 10 पहले ले लिया, 15 और 25 हो जाएगा वो। एंटायरम इज अ पार्ट ऑफ या पार्ट पेमेंट ऑफ किसकी, बट कम से कम जिस टाइम पे जो चीज सर्व करनी चाहिए थी मैंने आपको करी, मैंने आपके साथ भी शेयर करा भी, सर देखो जी सक्सेसफुल कंपनी है, बढ़िया अपना प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं आपको 6 महीने बाद बताऊं, पता होते हुए भी। और फिर मैंने भी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने कौन सा फाइनल डिविडेंड दे दिया यार, जो मेरे पे आके तुम गुस्सा करोगे किस बात का, तुम कौन होते हो देने वाले। मैं कहा जी आप ही दोगे, मैं तो जस्ट पार्ट पेमेंट थी। वैसे तुम हमें इतना मानते हो, वैसे तुम हमें इतना कहते हो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। मैंने तो थोड़ी सी पार्ट पेमेंट दी है कि चलो बनता है, और इतने में मार्केट में हाइप बननी शुरू हो जाएगी। सो एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम, क्योंकि जो एजीएम पे डिक्लेयर होगा वो कौन होगा, फाइनल। और बिटवीन टू एजीएम जो होगा वो कौन होगा, सर एंटायरम डिविडेंड क्या साल में एक बार दे सकते हैं, जितनी बार, 3% अब दे दिया, 4% फिर दे दिया, मैं कहा खुशी बहुत है, 2% और ले लो, बार बार मेरी इच्छा। पर वो ना इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि फाइनल वैल्यू जो भी डिसाइड होएगी, फाइनल डिविडेंड जो भी डिसाइड होगा, बैलेंस जो भी बचेगा बाकी उस टाइम पे कर देंगे, दैट इज। अब आओ सर एक टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये दो वर्ड्स तो चलो अपने डिक्लेयर करने जरूरी थे। लेट मी डिस्कस विद यू द टाइम फ्रेम। सबसे पहले, और ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये ना यूनिवर्सली कई जगह काम आएगा, कि आपको एक ना कंपनीज की बुक्स क्लोज कैसे होती हैं, क्या सिस्टम रहता होता है, तो आपको एक बार में सारी क्लैरिटी आ जाएगी। एंड एवरी टाइम जहां भी तुम सेक्शन फॉलो करोगे, जैसे ये बात पूछनी जरूरी थी कि एजीएम कब होती है, क्योंकि वर्ड्स अब बिल्कुल नए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार मैं स्पेशली कहता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ, जितने भी हमारे पहले 2-3 लेक्चर्स हैं दोबारा सुनो, घर पे जाके दोबारा सुनो। क्यों, अब टर्म्स तुम्हारे लिए बिल्कुल नई टर्म्स हैं। एक बार वो सही पट्टी चढ़ गई ना, देन आगे गो विद द फ्लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। पर अभी भी अगर वर्ड्स आप उतने नहीं ग्रास्प कर पा रहे, क्योंकि आपके लिए हर वर्ड नया चल रहा है, और कंपनीज एक्ट ऐसा है, कहने को चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, चीजें मल्टीपल डिस्कस करवाएगा। और मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, मैं कभी चैप्टर 1 पहले नहीं कराता, हमेशा शफल करके पढ़ाता हूँ, उल्टा तुम छोड़ो मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जिस भी चैप्टर में जो भी नए वर्ड यूज होंगे, मुझे सारे क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन। पर मैं काम थोड़ा आसान भी कर रहा हूँ। जब वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाओगे, मेरा ऑलरेडी पहले क्या होगा, चलिए बट आपको मीटिंग्स के बारे में पता होगा, अभी जिससे डिस्कस करा कि जर्नल मीटिंग है सर, जर्नल मीटिंग किसकी होती है, मेंबर्स की। एंड कितनी तरह की होती है जी, दो तरह की, वन इज एजीएम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ईजीएम। और एक होती है बोर्ड मीटिंग, वो किन की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सर जो रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं वो कौन से होते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। और जो जर्नल मीटिंग में मेंबर पास करते हैं, जर्नल मीटिंग में मेंबर पास करते हैं, वो होते हैं जी 3। कितने, 3। हमने लिटिल बिट वर्ड अगर फाउंडेशन में सुना हो, लिटिल बिट वर्ड, एक होता है जी ओआर,
एक होता है एसआर और एक होता है यूनैनिमस। वर्ड अगर आपको पता हो, यूनैनिमस 100%, यस, ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर बैठ के इस पे यस करो, देन दैट रेजोल्यूशन विल बी क्या होगा, पास्ड। बट एक होता है जी आपका ओआर, ओआर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एसआर इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? जिसमें आप कहते हो ऑर्डिनरी मींस मेजोरिटी। आप सारे बैठे हैं पर्टिकुलरली, मैं कह जी अपन ने ओआर पास करना है। ओआर पास करने का मतलब ही क्या है, मेजोरिटी मींस कि सारे के सारे वोट करो पर्टिकुलरली, यस नो जो भी आपका है पर्टिकुलर। आप अभी भी देख लेते हैं जी रेजोल्यूशन पास है या नहीं, उस मैटर के ऊपर वोटिंग करवा के देख लेंगे, जो यस वाले होंगे एक तरफ, जो वोट वाले नो वाले होंगे एक तरफ, देख लो मेजोरिटी विंस। और एसआर वाले में क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये थोड़ा बिट हार्डर, जिस सीक्वेंस में लिखा है ना ये उतना हार्ड होता जाएगा। जैसे ओआर में तो क्या मेजोरिटी, जिसको वर्ड बोलते हो मोर देन हाफ, मोर देन, पर वर्ड्स में आएंगे, ये कहने को एक वर्ड है, इस पे भी अगर चर्चा करें बहुत कंटेंट है। क्लियर? अभी के लिए वर्ड मोर देन हाफ। क्लियर? जितनी वोट्स कास्ट हुई, जितनी वोट्स कास्ट हुई। अब मान लो सपोज अपा 30 बंदे बैठे हैं, 30% इन हाउस अपा पर्टिकुलरली हैं, एंड आई हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मैंने आप लोगों से वोट करवाई। क्लियर? क्या तुम डायरेक्टली 30 का हाफ, देन व्हाट, समझे नहीं पॉइंट? क्या डायरेक्टली तुम ये कहोगे बस सर 30 का हाफ कर लो, या जितनी वोट्स कास्ट हुई हैं। अब आप में से मान लो 4 बंदों ने वोट ही नहीं करी, 4 बंदों ने, कितने बचे, 26। और 2 महान व्यक्ति ऐसे जिन्होंने इनवैलिड वोट कर दी। वो बैलेट पेपर के ऊपर ना वो पेन चला के देख रहे हैं चलता है, मूर्ख साले। इन दैट केस वो तो डिस्क्वालीफाई होगी। कितने रह गए, 24 का मेजोरिटी कितना हुआ, समझे पॉइंट? ये चीज, हाँ फाउंडेशन तक थे उतना की बताया। अब इंटर पे हैं, ये भी तेरा चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। सर आप एक बार बताना जी वोटिंग कितनी थी, कितनों ने वोट करी, कितनी वैलिड वोट्स। अब मेरी वर्ड ध्यान सुनना, तुम्हें मेजोरिटी किसकी चेक करनी है, जिन्होंने कास्ट करी, जिन्होंने वैलिड वोट्स कास्ट करी उसकी मेजोरिटी मुझे क्या करनी है, चेकआउट करनी है, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी क्या माना जाएगा, पास। क्यों? जो इनवैलिड वाले थे बाहर, जिन्होंने वोट ही नहीं करी वैसे ही बाहर। सो दिस इज द केस। तभी कह रहा हूं कि अभी फाउंडेशन से अपन इंटर में आ रहे हैं ना, हर पॉइंट पे आपको चीजें रेक्टिफाई करवाऊंगा, समझाऊंगा कि एक एक वर्ड का फर्क क्या है। पहले मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस करा वोट कास्ट, फिर मैं वर्ड बोल रहा हूं वैलिड वोट कास्ट का मतलब क्या है, दिस वन। अच्छा एसआर के केस में क्या कहते हो, सर जितनी भी वोट्स वैलिडली कास्ट हुई, अब वर्ड समझा रहे, जितनी भी वोट्स वैलिडली कास्ट हुई उसका 75% क्या होना चाहिए, फेवर में, एटलीस्ट 75% फेवर में होना चाहिए, देन आपका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। और वही यूनानिमस में क्या कहते हो, ये लिखा ही ऐसे हुआ, सबसे बेसिक वाला ओ है, थोड़ा सा हार्डर स्पेशल, सबसे हार्ड यूनानिमस। ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पता क्या होता है, यूनानिमस मतलब ना मैंने हाँ करी ना मैंने ना करी। जैसे आप पूछ रहे हो पर्टिकुलरली कि सर ऐसा काम कर ले, मैं कहूँ यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर लो, मुझे तो एक वर्ड बता दो, या तो हाँ या ना, तुम आपस में लड़ पड़ोगे। क्यों? कोई कहेगा ना, कोई कहेगा हाँ, सबको मनवाना, एक ही पॉइंट पे एग्री करना सबसे मुश्किल काम। नहीं ये देख एसर वाले में मजा है। क्यों? कोई ना कोई तो होगा जो क्या करेगा, मना करेगा। कोई ना कोई पोपटलाल तो होएगा कैंसल कैंसल कैंसल, कोई तो निकलेगा। इस वाले में तो वैसे ही मजा, कुछ मेजोरिटी चाहिए। कोई कहता हम तो नहीं मानते, जा यार, नहीं मानता ना सी, मेरे को तो मेजोरिटी चाहिए, मेरे बंदे इकट्ठे हो गए बहुत है। चल एसआर वाले में थोड़ा सा, पर फिर भी 25% नहीं मान रहे, ना मानने यार छोड़ परे, 75% राजी हैं, तेरा काम ओके जा। यूनानिमस में क्या करना है, सबको मना। अब इन दैट केस कंपनी क्या कह रही है, ना मैं हाँ में ना मैं ना में, तुम डिसाइड करो। और यूनानिमस वर्ड ये ऐसी जगह लगाएंगे
कि मैं ना नहीं कहूंगा अपने मुंह से, तुम अपने आप ही कह दो। क्यों? यूनानिमस पास ही नहीं होएगा, जल्दी जल्दी यूनानिमस वाला पास ही नहीं होएगा। सारे पर्सन एक ही चीज पे क्या हो, एग्रीड हो। सॉरी, ये तो सबसे मुश्किल काम है। पर हर जगह यूनानिमस नहीं लिखा गया, बिकॉज ऐसे तो सर कंपनी चलने वाली नहीं है कि सारे लोगों को एग्रीड करो, एक ही जगह पे एग्रीड करो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। कहीं इन्होंने ओ आर कहा, कहीं इन्होंने एस आर कहा, बेसिक पर्पस देखते हुए, कहीं इन्होंने यूनानिमस कहा, हर पॉइंट टू पॉइंट। सो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर आप 2025-26 की ही एग्जांपल, दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर विच विल क्लोज ऑन 31 मार्च 2026। अपने लिए थोड़ा ये फ्यूचर समझ कर है, बट जब तक जनवरी 27 में जाओगे तब तक तुम्हारे लिए एग्जांपल फिट बैठ जाएगी कि आप कमिंग ईयर, करंट ईयर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले करंट ईयर आपका क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2026। सर जी, अप्रोक्स अप्रोक्स आप ये मान के चलो, मार्च के जो कंप्लायंसेस हैं वो कब होते हैं, अप्रैल में जीएसटी फाइल होगा, टीडीएस फाइल होगा, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जिन जिन लोगों का टीडीएस कट करना है, सरकार को जमा कराना है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अप्रैल में तो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो आपके ऊपर है, जितनी जल्दी करना चाहो उतना जल्दी भी हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मल कंपनी, बिल्कुल सिंपल कंपनी, अप्रैल मई का मंथ तो वैसे ही ले लेती है। और जून तक जाते जाते, फॉर एग्जाम्पल सर, 20 जून को अराउंड, एग्जाम्पल ले रहा हूं 20 जून 26 तक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करवा लेती है, प्रिपेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तकरीबन इतना टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा, लिस्टेड में थोड़ा ज्यादा फास्ट है, लिस्टेड कंपनीज के केस में थोड़ा ज्यादा फास्ट है, इतना टाइम नहीं, क्योंकि उनको तो रिजल्ट्स पेश करने होते हैं ना, क्वार्टर वाइज भी होते हैं, एनुअल वाइज भी होते हैं। उनके तो स्टॉक मार्केट में उनका तो पैरेलल चल रहा होता है। जैसे 31 मार्च खत्म हुई, मान लो महीने डेढ़ महीने के अंदर ही सारा काम खत्म करके चलो जी अपना रिलीज करो, कितना डिविडेंड देंगे। उनका तो बहुत फास्ट है। बट मैं आम एक सिंपल कंपनी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इतना टाइम तो लग जाता है। लिस्टेड वाले इतने भी तेज नहीं है, क्योंकि 31 मई तो टीडीएस की डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, समझे ना, सारे कंप्लायंसेस करवाने ले। अच्छा, मार्च वाला ईपीएफ ईएसआई ये अप्रैल में जाएगा, रिटर्न्स फाइल होंगी। तो कहने के लिए हमेशा कहा करो, 31 मार्च को सिर्फ क्या क्लोज होती हैं, बुक्स, एफएस नहीं बनती। एफएस तो आगे पूरी कंपाइल करी जाएंगी, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे काम किया जाएगा। साला छोटा मोटा काम है कोई, इतना टाइम इसके ऊपर लगेगा? डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या डिस्क्लोज करना है, एवरीथिंग। पर जिस दिन मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, इसको हम वर्ड बोलते हैं जी, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस, विच मींस इस दिन मैनेजमेंट एफएस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करती है, अज्यूम करती है। मतलब इस दिन, जिस दिन भी मैनेजमेंट एफएस को क्या कर देगी, प्रिपेयर कर देगी, पर्टिकुलरली उसको प्रिपेयर करने को वर्ड क्या बोलते हैं सर, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट मींस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर ली, अज्यूम। जिसको अगर सीधी सी बात कहें, मैनेजमेंट ओपनली ये बात कहेगी हमारी ओर से एफएस फाइनल सर, ये रही एफएस इस साल की। मतलब इससे पहले, अगर समझ पा रहे हो, इससे पहले सारी गेम किसके हाथ में है, मैनेजमेंट। जैसे मर्जी प्रेजेंट करो, जो मर्जी प्लस माइनस करो, कोई इवेंट हो गया, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे शो करना है, पर इस डेट के बाद, इस डेट के बाद, क्योंकि इस डेट के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको सौंप दी जाती हैं, ऑडिटर। ऑडिटर उसके ऊपर क्या करेगा, ऑडिट करेगा एंड अपनी रिपोर्ट बनाएगा। पर ऑडिटर क्या कहेगा, पहले तुम कर लो, पहले तुम अपना निपटा लो, ये नहीं है अभी ये पेंडिंग, अभी फलाना पेंडिंग, अभी हम कर रहे थे, आपने पहले ऑडिट कर लिया, तुम पहले करो। तभी मैंने क्या कहा, डेट ऑफ अप्रूवल तुम्हारी ओर से हो गया, फाइनल है, यही आपकी एफएस है, या अभी भी कुछ चेंज करना है? मैं क्या देख ले, क्यों? अगर ये मेरे पास आ गई ना ऑडिट करने के लिए,
फिर नहीं मैं तुझे मौका दूंगा। अभी जो तूने रेक्टिफाई करना है, चेंज करना है, जो तेरा मन करता है ना, तू भाई कर ले। पर एक बार अगर मेरे पास आ गई ना ये ऑडिट के लिए, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। फिर मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मुझे आपके बीच में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई दिक्कतबाजी नहीं चाहिए। सर अभी ये पेंडिंग था, अभी वो एंट्री अपडेट नहीं हुई। मैं कहा तुम कर लो यार, कोई नहीं, मैं बैठा हूं, मैं अपना कर लूंगा, आप पहले अपना निपटा लो। 20 जून को मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठप्पा लगा के दे दिया हमारी ओर से ओके। मैं कहा चलो बढ़िया, ले आओ जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मुझे दे दो। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट आगे फिर किसको दे दी जाती हैं? मैं अगर वर्ड यूज करूं यहां पे, इंडिपेंडेंट। कौन सा ऑडिटर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। एंड ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करेगा? ऑडिट करने का मतलब एग्जामिनिंग करेगा, सारा कुछ चेक करेगा, क्या एज पर द स्टैंडर्ड्स, क्या एज पर द कंप्लायंसेस ये बनाया गया। देन अल्टीमेटली इस एफएस के ऊपर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, जिसमें वो अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या है? राय, मेरा व्यू पॉइंट, मेरा कहना क्या है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि क्या मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई वो ठीक बनाई, या कोई कमी तो नहीं है। जो लॉ ने कहा था जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनना था, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस करने थे, ये जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्या सब कुछ हुआ? एंड कंप्लीटनेस है, कोई ओमिशन तो नहीं, पता लगे एंट्रियां रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैंने अपनी पूरी तसल्ली करी, ऑडिटर ने अपना काम करा, और एक रिपोर्ट बनाई जिसमें अपनी ओपिनियन क्या कर दी? प्रिस्क्राइब कर दी। अच्छा, देन इसके बाद क्या होता है? ये तकरीबन तकरीबन इन्हीं मंथ्स में कंप्लीट होता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं अगर कह दूं कि मेरी डेट ऑफ एजीएम जो है, डेट ऑफ एजीएम जो है, अब सुनना ध्यान से, मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है डिविडेंड वाला। डेट ऑफ एजीएम हमने जो रखी 30/9/2026, और वैसे भी ये लास्ट डेट, क्योंकि एजीएम का सेक्शन क्या कहता है? एजीएम जो आपने कंडक्ट करवानी है, दैट इज क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स। क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हुआ? 31 मार्च 2026, वहां से 6 महीने। मंथ कहा, पहला पॉइंट। डेज नहीं कहा, क्या कहा? अगर मंथ कहा, मंथ टू मंथ, पूरा मंथ, नो मैटर्स। 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, कोई मैटर नहीं। क्या वर्ड कहा गया? मंथ। मैं बोलने को डेज कह देता। सर फिर अगर डेज कहते ना, फिर वो डेज काउंट होते, क्योंकि किसी महीने में 30, किसी महीने में 31। अब आपने वर्ड बोला 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मेरे 6 मंथ्स कब कंप्लीट हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का लास्ट डे 30। 30 सितंबर विल बी द लास्ट डेट टू होल्ड द एज। आपको करवानी पड़ेगी। चलो, एंड टू एंड एग्जाम्पल मानना, मैं लास्ट डे करवा रहा हूं। इधर से जी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट बनाकर सारा कुछ काम ओके करके ये हमें जुलाई मंथ में दे दिया, क्योंकि 20 जून, 10-12 दिन इसने लिए होंगे ऑडिट वगैरह करने में पर्टिकुलरली। इसने जी पर्टिकुलर अपनी रिपोर्ट बनाकर कंपनी को सबमिट कर दी जुलाई में। देन जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या बनाई जाती है? बोर्ड रिपोर्ट। क्या बनाई जाती है? क्योंकि जो जो क्वेश्चन मार्क्स मैं लगाऊंगा एज एन ऑडिटर, जिन जिन चीजों पे मैं क्वालिफिकेशन लगाऊंगा, एडवर्स रिमार्क लगाऊंगा, कोई भी चीज अगर मैं डाउटफुल रेज करूंगा, मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे वो ठीक नहीं लगा, 100 चीजें, इस चीज पे ये किसने कहा? ऑडिटर ने। आगे तुम ये रिपोर्ट सुन ध्यान से, लॉजिकल सोच। अब पहली बात बताओ, ये एफएस जिसको आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस वाली स्टेज पे, पहले वाली स्टेज पे क्या थी? अनऑडिटेड। क्या थी? अब क्या बन गई? क्योंकि उनका क्या हो चुका? नाउ इट इज कॉल्ड एज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहीं अगर वर्ड आपको देखने को मिले ना अनऑडिटेड या ऑडिटेड, समझ लेना। ऑडिटेड का मतलब जिन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर ने अपनी एग्जामिनेशन करते हुए उसका ऑडिट कर दिया है और एक रिपोर्ट बनाकर कंपनी को सबमिट कर दिया है। अब एक बेसिक पॉइंट, सर ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा था? अप्रूव करा था।
मेंबर से भी तो अडॉप्ट करवानी पड़ेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हमारी साल की पोजीशन ये है। मेंबर कहते हैं पर्टिकुलरली हमारे पास तो बाद में आना, पहले जाके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवा के आओ, ऑडिट, एंड साथ में क्या लेकर आओ, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या लगवा दिए, क्वेश्चन मार्क, कुछ पॉइंट्स रेज कर दिए। क्या ऐसे ही रिपोर्ट लेकर ये एजीएम में बैठ जाएंगे? बोर्ड को उसके ऊपर क्या देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑडिटर ने ये बातें क्यों कही, सब कुछ बताना पड़ेगा भाई। तो एक्चुअल में एजीएम पे जो मैटर डिस्कस होते हैं ना, उनमें से उनमें से थोड़ा सा साइड पे आ रहा हूं, नीचे यहां पे, एजीएम पे जो मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड होते हैं ना बच्चे, मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड जो होते हैं, क्योंकि मेरी बात वहीं से कनेक्ट होगी। सर दो तरह के होते हैं जी, एक होते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड नंबर टू कौन सा होते हैं, स्पेशल बिजनेस। अब ये थोड़ी चर्चा सुन लो, क्योंकि ये चैप्टर 7 की बात बीच में लेके चलेगा। पहला मैंने क्या लिखा, ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकंड मैंने क्या लिखा, स्पेशल बिजनेस। सुनो, ये कहां की बात चल रही है हमारी, कहां की बात चल रही है हमारी, एजीएम पे, क्योंकि आप सबको बुलाएंगे किस काम के लिए, कोई मैटर तो होगा। कहते जी मैटर होते हैं दो तरह के, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन, काइंडली माइंडसेट, रेजोल्यूशन नहीं कह रहा, किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बिजनेस, बिजनेस मीन्स मैटर्स, मैटर्स टू बी, एजेंडा, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। वो दो तरह के होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज स्पेशल। थोड़ा सा वर्ड अगर इंग्लिश समझ रहे हो, ऑर्डिनरी वर्ड यूज करा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस, नॉर्मल है, एजीएम हो रही है ना, ये काम तो होंगे। मैं कहा जी ऐसे कौन से काम होते हैं पर्टिकुलर जो आप इतना वर्ड यूज कर रहे हो, कहते एजीएम है, पता है ये काम तो होंगे, दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी। और बाकी दूसरा वर्ड यूज करा आपने क्या, स्पेशल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं, अदर देन ऑर्डिनरी, अदर देन, जो भी तुम ट्रांजैक्ट करोगे वो होगा ही कौन सा बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। अच्छा, डज इट मीन, कई बार आप आज ही रेक्टिफाई करें इस बात को, अपना माइंड सेट करें, डज इट मीन ऑर्डिनरी बिजनेस ओ आर, स्पेशल बिजनेस ऐसा, डज इट मीन, क्या ऐसा ही होता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ओ आर पास होंगे, ओ मैच कर गया, हाँ शायद हो सकता है भाई, बता दो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तभी आपसे पहले क्या पूछा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा वो कौन बताएगा, लॉ, माइट बी ओ आर, माइट बी एस आर, माइट बी यूनानिमस, माइट बी स्पेसिफाइड मेजोरिटी, 90%, 90, ये इसके बीच में आ गया, एस आर और यूनानिमस के बीच में आ गया, सर जी वो लॉ बताएगा, वो उसका काम है। पर ऐसा कुछ नहीं है जो ये आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सा बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, फिर मैं दोबारा पूछूं, बिजनेस का मतलब क्या है, द मैटर्स, मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड, एजेंडाज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द एजेंट। वो यार तुम लोगों को मीटिंग पे बुलाया, चाय पानी के लिए बुलाया, खाना खिलाने के लिए बुलाया, क्या कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, दैट डिस्कशन ऑन व्हाट, द मैटर्स। वो मैटर्स होते हैं दो तरह के, वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज स्पेशल। मेरा सवाल तुम लोगों से ये बनता है यहां करने वाला, सर व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनरी, मैं स्पेशल तो छोड़ो, उसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, तुम डिफाइन कर पाओ, क्यों, आपने तो उल्टा मुझे ये कहा ऑर्डिनरी को छोड़कर बाकी जो भी होंगे, ऑर्डिनरी को छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो कौन होंगे, मेरे को आई थिंक सो ना, उसको लेकर इतनी क्यूरोसिटी नहीं है, स्पेशल को लेकर ये जानने की क्यूरोसिटी है, ऐसे कौन से हैं जो होंगे ही होंगे, कि जिसके बारे में तुम कह रहे हो एजीएम वो तो होंगे, तो पता ही है, क्यों बुला रहे हैं। जैसे कहते नहीं, लोगों का नजरिया ऐसा बन चुका है, पटेल एजीएम का नोटिस है, अच्छा वो काम करवाने होंगे, पता है वो तो होंगे ही होंगे। उल्टा उनकी क्यूरियोसिटी किस चीज को लेकर होती है, कि चलो उसके अलावा बताओ क्यों एक्स्ट्रा बुला रहे हो, क्यों स्पेशली बुला रहे हो, दैट इज। तो मेरा पहला पॉइंट जिनमें आता है लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड adoption by members,
सर जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिट करवा लिया, सब कुछ हो गया, ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, बोर्ड रिपोर्ट तैयार पड़ी है, क्या अब मेंबर से नहीं उसको अडॉप्ट करवाओगे? वर्ड चेंज, अप्रूव नहीं कहा, वर्ड क्या कहा? Adopt। क्योंकि अप्रूवल कौन देता है? मैनेज, और अप्रूवल कौन देता है? मैनेजमेंट, समझे? अडॉप्शन कौन करता है? मेंबर्स, और वो भी कहाँ पे? एट एजीएम। एट एजीएम मींस एजीएम पे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में चलूंगा, बहुत सिंपल, क्योंकि मेरे लिए ये वर्ड्स बड़े काम के हैं। इन्हीं चीजों पे थोड़े थोड़े डिफरेंस पे ना क्वेश्चन बन जाता है। एजीएम पे ये मैटर्स आपके क्या किए जाएंगे? डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें से वन ऑफ द ऑर्डिनरी, पक्का अगर एजीएम हो रही है ना, ये तो होएगा। मुझे पता है कि आपने एजीएम क्यों बुलाई होगी। अच्छा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ले ऑफ करनी होंगी, मतलब ले डाउन करनी होंगी, एंड उसके ऊपर मेंबर्स क्या करेंगे? अपनी अडॉप्शन। सर जब तक मेंबर्स अडॉप्ट नहीं करते ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पक्की मानी नहीं जाती, पक्की नहीं मानी जाती। अगर तुम कह रहे हो जी वो फाइनलाइज करना, जब तक मेंबर उसको क्या नहीं करते, यार जो मालिक हैं उनसे तो हाँ करवा लो, जब तक उनसे यस नहीं करवाई, उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगवाया, मैनेजमेंट के कहने पे कुछ थोड़ी हो जाएगा, ऑडिटर के ऑडिट करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। फाइनली अप्रूवल, फाइनली अडॉप्शन कौन करेगा? हाँ, मैंने अप्रूवल नहीं कहा, अगले क्या करेंगे? अडॉप्ट। अडॉप्ट वर्ड क्यों? क्योंकि मेरे से पहले उनका क्या हो चुका? ऑडिट। जब सीए साहब ने सारा कुछ देख लिया, उसके बारे में चर्चा हो चुकी, रिपोर्ट बन चुकी, हाँ ठीक है चलो अब हम अडॉप्ट करते हैं, हमारी तसल्ली है, ये फाइनलाइज्ड है, देन वो फाइनेंशियल ईयर उठा के कहीं रख दी जाती कि सर हमारी ये फाइनलाइज्ड, कि इसके ऊपर सबसे पहले अप्रूवल हुई, देन इसका ऑडिट हुआ, ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर ये सारा सेट, सेट सेट कंटेन्स थ्री वर्ड्स, क्या क्या जाएगा? ऑडिटेड एफएस, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी चीजों का सेट उठाकर कहां प्लेस किया जाएगा? एजीएम पे। मेंबर्स उसके ऊपर क्या करेंगे? अप्रूव, अडॉप्शन। क्लियर? नाउ बी पॉइंट, यही तेरी कहानी चैप्टर की आती है। इसी एजीएम पे, इसी एजीएम पे डेक्लरेशन ऑफ क्या किया जाएगा? बाय मेंबर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या मुझे लिखवाने की जरूरत है ये कौन सा डिविडेंड होगा? कौन सा होगा? फाइनल, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? एजीएम पे। एजीएम पे तो होता ही कौन सा है? फाइनल। अच्छा, वर्ड तुमने ध्यान से देखा, वर्ड मैंने बोला डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स ये मिलेगा जी, अनाउंस्ड। बट ये जो आपकी यहाँ पे आई थी ना कि बोर्ड रिपोर्ट बनती है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या बनती है? यहां पे ना आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के केस में पहले तो दो वर्ड सुनो। आपने कभी वो सुना होगा वर्ड प्रपोज डिविडेंड? मैंने वर्ड बोला प्रपोज डिविडेंड, कभी वहां पे वर्ड आया डिक्लेयर डिविडेंड? हमेशा वर्ड मोस्टली क्या होता है? प्रपोज्ड। एंड आप उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड, आप हमेशा उसको कहां दिखाते हो? नोट्स टू अकाउंट्स। कि जी ये कंटिजेंट लायबिलिटी, वर्ड बोलते हो कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी मींस मे और विल। कहते क्यों? कह तो दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं कहने वाले? फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करता है? मेंबर्स देखेंगे। मतलब सर फाइनल डिविडेंड के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होती है? जस्ट रिकमेंड, जस्ट प्रपोज। जी हमारे अकॉर्डिंग प्रपोज ये है 12%, हम जिस हिसाब से सारी ऑडिटिंग हुई है, जिस हिसाब से ईयर क्लोज हुआ है, उसके मुताबिक तो हम ये कह रहे हैं इट विल बी प्रपोज्ड कि 12% डिविडेंड दे दो। बाकी देना ना देना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपसे आने हो, मेंबर्स आओगे, एजीएम पे बैठोगे, अपना रेजोल्यूशन पास करवा लेना भाई, बात खत्म होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड जो था वो क्या था? फाइनल डिविडेंड के केस में बोर्ड सिर्फ क्या करेगा? प्रपोज। क्या करेगा? रिकमेंड। मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? अगले खुद देखें। और ऊपर से ऑर्डिनरी बिजनेस में दूसरा बिजनेस क्या लिखा तूने? हाँ, ऑर्डिनरी बिजनेस में दूसरा बिजनेस क्या लिखा आपने? डेक्लेरेशन ऑफ। अगले आएंगे तो सही सर, आएंगे मीटिंग में बैठेंगे, मीटिंग होगी, देख लेना कितना देना है। हाँ अगर मेरे से पूछो, मैं तो फिर 12% दूंगा जी, मेरे अकॉर्डिंग तो जिस हिसाब से मैंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखी है। आप ऐसी हवाबाजी कर दें क्या फायदा?
मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल्स पता है, मुझे रिजर्व एंड सरप्लस पता है, मेरे मुताबिक तो जी 12% बनता है, आप देख लो बाकी देना ना देना। क्या पता मेंबर्स जब मीटिंग पे आए, क्या पता मेंबर्स जब मीटिंग पे आए, मैटर तो सामने आएगा। क्योंकि नंबर वन मैटर जो ऑर्डिनरी में था वो क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाएगा, लेट डाउन। मेंबर उनको क्या करेंगे, अडॉप्ट। साथ की साथ एक काम और है जो होना ही होना है, क्या, डेक्लेरेशन ऑफ। कर लेना निपटारा, और बैठ के आपस में बैठे दो साल कर लो, रेजोल्यूशन पास कर लो। और लॉ ने यहां पे रेजोल्यूशन भी कौन सा कहा, ऑर्डिनरी। कौन सा कहा, ये डिक्लेयर करना बिजनेस भी कौन सा है, ऑर्डिनरी। और इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या पास करवाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कौन सा, ऑर्डिनरी। बट द मेन थिंग, बोर्ड ने कितना रिकमेंड करा था, 12%। पॉइंट आएगा तुमसे, क्या मेंबर जिस दिन मीटिंग पे आएंगे, जिस दिन हमारी एजीएम पर्टिकुलरली होगी, क्या पर्टिकुलरली मेंबर्स 12% की बजाय 15% डिक्लेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पर्टिकुलरली जो मेन थिंग है टू बी आस्क्ड, जो लॉ के अकॉर्डिंग बोर्ड ने रिकमेंड कितना करा, 12। मेंबर्स आगे संभल गए, तो ना जी ना, हम तो 15 लेंगे, 20 लेंगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। क्या एज पर लॉ पर्टिकुलरली, चलो आपको तो अभी तो लॉ पता ही नहीं है, क्या होना चाहिए। वैसे अगर आप बात करें, पैसा किसका, मेंबर्स का। भाई तुम्हारा पैसा है, मेरे चाहे सारा ले जाओ, या तो मेरे से ना पूछो, जब मेरी माननी नहीं है, मेरी जब माननी नहीं है, या तो मेरे से ना पूछो, फिर अपने आप ही कर लो। तू 15 छोड़ 50 ले ले। आपने मेरे से रिकमेंडेशन मांगी, मैंने रिकमेंडेशन सारा एनालिसिस करते हुए आपको प्रोवाइड करी, मैं कहा जी मेरे अकॉर्डिंग तो 12%, 12%। मैं 12 भी नहीं कह रहा, वर्ड क्या बोल रहा हूं, अप टू, अप टू 12% तक कहीं ना कहीं मेरे को जायज लग रहा है। ठीक है ना, बाकी आप देख लो। अब आप बताओ, कल को अगर मेंबर आए, रेजोल्यूशन वहां पे पास करने लग जाएं, बातें करने लग जाएं 15% की, 20% की, फिर तो बोर्ड की अहमियत ही खत्म होगी। अगला क्या कहेगा, फिर मेरे से क्यों पूछा, जब करनी ही तुम लोगों ने अपनी। लॉ ने पकड़ के इस बात पे क्या कर दी, रिस्ट्रिक्शन। कहते मेरी बात सुन लो, फाइनल डिविडेंड के केस में ठीक है, पावर किसके पास है, मेंबर्स। डिक्लेयर कौन करेगा, मेंबर्स। ये बिजनेस भी कौन सा है, ऑर्डिनरी। रेजोल्यूशन भी पास कौन सा होगा, ऑर्डिनरी। मैं कह यार सारी बातें तेरी ऊपर, पर मेरी बात एक समझ लो, जो भी रेट तुम डिसाइड करोगे ना, जो भी रेट तुम अपना क्या निकालोगे, फाइनल करोगे, वो रिकमेंडेड रेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। अगर बोर्ड ने कहा 12%, मैक्सिमम 12, व्हाट इज मैक्सिमम 12। अब मान लो अगर मैं कह दूं जी, इसी मीटिंग में सारे लोग बैठे, पर्टिकुलरली हमारा ओआर पास हुआ कि हम डिविडेंड लेंगे ही नहीं, जबकि बोर्ड रिकमेंड कितना कर रहा है, 12%। क्या हो सकता है, क्योंकि बोर्ड की ओर से क्या था, रिकमेंडेड। मानना तो तुमने था, अब तुम लोगों ने खुद रेजोल्यूशन पास करा, और बोर्ड ने कहा था अप टू 12, कि अगर करना है तो भाई 12% तक कर लेना, फिजिबल है, ठीक है, कंपनी भी अपना काम करती रहेगी, तुम्हें भी रिटर्न मिलती रहेगी। अब वही बात है ना कि अब थोड़ा आपको कहीं प्रॉफिट देना शुरू करा है, तो आप लोग ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, वो काम भी नहीं। मेंबर्स ने क्या कहा, सर हम तो आगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपन तो आगे फ्लो बैक करके कंपनी और रेज करनी है, आपकी इच्छा, नहीं लेना ना लो। हमें तभी, तभी बोर्ड तो बीच में पड़ ही नहीं रहा, बोर्ड तो इधर बैठा है, आप लोगों को बताओ जी क्या करना है। हाँ, पर अगर मेरी पूछो, मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेड कितने, बात। अब आप रेजोल्यूशन अपना पास करो, लो जी, फाइनली जाके रेट तय हो गया 10%। इज इट फिजिबल, यस। 11%, 12%, 13%। आपका जो डिक्लेयर्ड वाला डिविडेंड होगा, वो प्रपोज्ड डिविडेंड के रेट से एक्सीड नहीं कर सकता, एज पर द रेगुलेशन 80 ऑफ द टेबल एफ, जो आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, जो लिखा है कि जी मैक्सिमम उतना दोगे जितना बोर्ड ने क्या करा है, प्रपोज।
तुम उतना कर लो, उससे कम कर लो, बेशक ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं रेट एक्सीड नहीं करने दूंगा। नहीं, अगले कंपनी में पागल बैठे हैं यार। अगला 365 दिन वहां पे काम कर रहा है कंपनी की, और तुम आए मेंबर साल में एक बार आगे मांग रहे हो 15% दे दो जी। तेरे को पता है 15% कैसे दिया जाता है? तुझे पता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अगला बैठा सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसको पता है। नहीं, दूसरी बात, मुझे क्या शौक है मैं आपका पैसा कम दूंगा? एक बात बताओ, रिजर्व एंड सर ये वैल्यू कहाँ जाएगी? रिजर्व एंड सरप्लस। मेरे को कुछ मिलना है एज अ डायरेक्टर, मुझे कुछ मिलना है। मुझे क्या हर्ज है? मुझे क्या हर्ज है ये तो बताओ। आप कहोगे सर क्या पता डायरेक्टर ना देना चाहे। समझे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट है? मैं कह रहा हूं जी, मान लो ये 50,000 है जी, आपका है। मैंने पहले वर्ड क्या बोला? आपका है। मेरा तो है ही नहीं। पर अगर सही पूछो, इसमें से ना अपने को 20,000 खर्च कर लेने चाहिए, 30,000 क्लॉ बैक कर लो, 30,000 रिजर्व में रख लो। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ? आप, कंपनी के लिए। यार मेरे को थोड़ी शौक है, मैं तो आपकी बेटरमेंट देख रहा हूँ, मैं तो आपके लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैंने अगर 12% रिकमेंड करा होगा, किसी वजह से ही करा होगा। मेरा क्या, 20 ले ले, सारा ले जा भाई, कंपनी कुछ ना छोड़। पर फिर ऐसे कंपनियां नहीं चलती, ऐसे नहीं काम चलते जैसे आप लोग कर रहे हो पर्टिकुलरली। फिर इनको समझ आती है, हाँ डायरेक्टर सही बात कर रहे हैं। यार आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है कंपनी चलाने की, मैनेजमेंट करने की। हम कोई सड़क पे चले हुए लोग थोड़ी हैं, राह चलते लोग थोड़ी हैं। हमें पता है कंपनी रन कैसे करनी है, कंपनी को रन करने के लिए। नहीं तो तुम भी मतलब ही हो गए जैसे लेंडर्स, अगले अपना इंटरेस्ट लेके पार गए। तुम नहीं ये बात समझोगे और कौन समझेगा? घर के मेंबर नहीं ये बात समझेंगे, बाहर वाला समझेगा साला। दैट इज, दिस इज केस। इसीलिए लॉ ने वर्ड क्या कर दिया, देखो जी जितना बोर्ड क्या करेगा, प्रपोज करेगा, मैक्सिमम उतना रेट आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर आया वर्ड यहाँ पे जो बनता है, चलो मैं वैसे लिख रहा हूं सी और डी पॉइंट, जो, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस चार ही होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं? चार। क्लियर? चार बिजनेसेस में यहाँ पे डेक्लेरेशन के बाद अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एंड ऐसे सेम अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आप मेरे साथ लॉ में कहीं भी वर्ड आ जाए ना कि सर एजीएम होने जा रही है, फटाफट 4 बार ये वर्ड्स बोलने शुरू कर देना, सर एजीएम, हाँ ये काम तो होंगे। ये तो पता ही है, इसके अलावा छोड़ो। अब मैं अगर तुम्हें से एक सिंपल और एग्जांपल दूं, एजीएम बुलाने का नोटिस भी तो जाएगा कल्ले कल्ले मेंबर को। क्या मुझे वहां पे बताना चाहिए इन चार चीजों के बारे में? सर एजीएम करवाई जा रही है इन चार चीजों के लिए। अगले कहेंगे पागल हो गए यार, पता तो है कि अगर एजीएम बुलाई जा रही है, ये काम तो होंगे ही होंगे। इनका नाम ही क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। उल्टा वो किस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे नोटिस में कि हाँ भाई कुछ और भी कर रहे हो, कुछ और। मैं कहा, और भी का मतलब क्या? वो चार तो होंगे, उसके अलावा भी कुछ कर रहे हो। ये चीज होती है आगे कल को नोटिस के पॉइंट से समझने वाली, कि जब आप नोटिस ऑफ एजीएम दोगे, बुलावा भेजोगे, इनविटेशन भेजोगे, कि आपको इन मैटर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। सर क्यों करना है? या तो ऑर्डिनरी ना बोलो, सिंपल सी बात है, एक तरफ कह रहे हो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है जी, जहां भी बड़ा एजीएम हो रही है, ये चार काम तो होंगे। चार काम कौन से? नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेट डाउन करना एंड अडॉप्ट करवाना बाय द मेंबर्स। नंबर टू, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर थर्ड एंड फोर, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड। ये तो बेसिक काम है सर, इसको छोड़ो, इसके अलावा कुछ कर रहे हो? कई लोग तो इतने होते हैं, इसके अलावा कुछ करोगे फिर तो मैं आऊंगा, नहीं ये काम कर, मैं तो देखूं कोई नहीं चल जाएगा, मेरा क्या उसमें आना। अगला ये भी तो मन बनाएगा कि मीटिंग में आना है या कि तुझे लग रहा है सबको बुलाएंगे सब आएंगे। हाँ छोड़ यार, मैं बिजी हूँ कहीं और है। अपने को क्या, इन्होंने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करनी है, कोई चक्कर नहीं, मैंने देख ली। ऑडिटर वगैरह डॉल अपने आप कर लेंगे सर, इतना तभी कह रहा हूँ टोटल मेंबर्स नहीं देखते होते, जो मीटिंग पे पहली बात आए, दूसरी बात जिन्होंने वोट करी। अब कई आए खाना खा के निकल गए, ऐसे भी होते हैं। तो लो रेजोल्यूशन में वोट डालना तो भूल ही गए, पनीर ज्यादा खा लिया, इन दैट के सब उलझ गए। कई ऐसे भी होते हैं वोट ही नहीं करी, फिर उनका मैं क्या करूं? अच्छा, कुछ ने वोट करी, वैलिड नहीं करी, किसी पे इंक गिरा दी,
किसी पे कुछ कर दिया। ये तभी आजकल बैलेट पेपर वाला काम खत्म कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली, कि वोट करवानी है इलेक्ट्रॉनिकली, बटन दबाओ टी, वोट तो जाएगी कम से कम कहीं। आधे तो बैलेट पेपर ही खराब कर लेते थे, फिर बाद में पता लगे वो वोट क्या हो जाती है, डिस्क्वालीफाइड, रेजोल्यूशन में पंगा पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई आज भी यूज करती हैं, कई इलेक्ट्रॉनिकली में शिफ्ट हो गई, बहुत कुछ है। तो मेरा जो पॉइंट था, जब ये एजीएम होगी, बैक टू बेसिक्स, जब ये एजीएम होगी, इस एजीएम में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल बिजनेस, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी होगा या नहीं। अच्छा, अगर ईजीएम हो रही है, ईजीएम पे कौन से बिजनेस होंगे? ईजीएम पे कौन से बिजनेस होंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे या स्पेशल ही होंगे? क्योंकि वो तो नाम ही क्या करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें नेचुरली, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस डील ही कहां पे होते हैं? उल्टा मैं अगर पूछूं, एजीएम पे कौन से बिजनेस होंगे? कल्ले ऑर्डिनरी, दोनों हो सकते हैं। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकते हैं या दूसरा स्पेशल, पर ईजीएम पे कौन से ही होंगे? क्यों? ऑर्डिनरी तो होते ही सिर्फ कहां पे हैं? एजीएम। नाउ सर, इसमें जब आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, जिनमें से कौन है? डेक्लेरेशन ऑफ क्या करना? डिविडेंड बाय मेंबर्स बाय पासिंग ओआर। मैंने तो इवन रेजोल्यूशन भी मेंशन कर दिया कि यहां पे रेजोल्यूशन भी आपका कौन सा लगेगा? ओआर। ये मेंबर बैठे सारे, इनसे वोट करवा लो, रेजोल्यूशन पास करवा लो, जितना ये कहेंगे अल्टीमेटली आप उतना दे देंगे। बट हाँ, वन थिंग टू बी नोटिस, द डिविडेंड का डिक्लेयर्ड रेट, डिविडेंड का शैल नॉट एक्सीड द रेट प्रपोज्ड बाय द, हाँ बस इस चीज का कहते हैं ख्याल रखना, बाकी सब कुछ हमारा ओके। एजीएम पे ये सारा मैटर ट्रांजैक्ट होगा, अगले आएंगे वोट करवा लेना, पूछो कितना कितना डिक्लेयर करवाना है। अब मान लो ये कह जाए कि हम नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया बात, तुम्हारा पैसा था, तुमने नहीं लेना मत लो। तुम कह रहे हो जी फ्लो बैक करना है, हाँ बढ़िया बात है, रिजर्व एंड सरप्लस में रख देंगे। पर वैसे भी एक बात बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस भी किसके होते हैं? इन्हीं के होते हैं, शेयर होल्डर्स के होते हैं, मेरे को थोड़ी कुछ मिलना है। तो अब रीजन समझो पहले तो, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई फायदा या नुकसान नहीं है इस चीज से, समझो ये चीज। पर हमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी बना के रखनी पड़ती है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में? मेंबर्स। बोर्ड ने सिर्फ क्या करा था? रिकमेंड, मैंने प्रपोज करा था। मैं तो कह रहा हूं आज भी आपके हाथ में, कि आपने लेना है या नहीं लेना, तुम देखो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हारे पैसे हैं जी। हाँ बट मैं सुजेशन दे सकता हूँ कि अगर इतना लेना है तो, या बाकी पैसे अपन यहाँ लगा देंगे, वहां कर लेंगे, अपने पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैपिटल ग्रोथ करने के लिए, तुम्हारी इच्छा, समझ पड़ती है तो बता दो, नहीं रेजोल्यूशन पास करो, डिविडेंड देना शुरू करें। अब पॉइंट, डेट ऑफ एजीएम पे मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, मैंने वो भी ध्यान रखा कि वो एक्सीड ना करे। मान लो बोर्ड ने कितना कहा था, 12%, अपने वाले मेंबरों ने सारों ने डिसाइड कर लिया 10%, चलो बढ़िया, डिविडेंड कितना डिक्लेयर हो गया जी? 10। ये सारा सिनारियो किसका चल रहा है अभी? फाइनल डिविडेंड किसका चल रहा है? क्योंकि बात किस पे हो रही है? एजीएम पे हो रही, समझो चीज। एंटायरम को साइड पे रख, एंटायरम क्या था? बिटवीन टू एजीएम, वो कंसेप्ट ही थोड़ा लगे। अगर मैं उसका वर्ड खत्म करूं, वर्ड अभी के अभी खत्म करूं यहां पे, सर इधर वर्ड बताइए, अभी आपने दो लोगों के बारे में क्या सुना फाइनल के केस में? बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड क्या करेगा? प्रपोज। बोर्ड के पास पावर सिर्फ क्या है? प्रपोज करने की, रिकमेंड करने की। डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर्स। कहां पे करेगा? एजीएम। ये फाइनल था। इधर बात कौन चल रही है? एंटायर। एंटायरम होता है बिटवीन टू एजीएम। क्या ये फाइनल डिविडेंड है? ये जस्ट उसका एक पार्ट ऑफ, आई थिंक सो। यहाँ पे मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है? इतनी पावर तो किसके पास है? वैसे भी पार्ट पेमेंट है, मैंने कौन सा एनुअली दे दिया, मैंने कौन सा फाइनली दे दिया जो मेरे पीछे पड़ गई? इन दिस केस, एंटायरम के केस में
एक ना यहाँ पे क्या था, डिक्लेयर्ड एट एजीएम बाय, यहाँ क्या लिख लेना, और इधर डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, बस ये वर्ड ऐड ऑन कर लेना आपने, ये वर्ड ऐड ऑन कर लेना। उधर वाले वर्ड में मैंने क्या कहा, फाइनल के केस में डिक्लेयर्ड एट एजीएम बाय द, मतलब बोर्ड वहां पे सिर्फ क्या करेगा, रिकमेंड। और इधर एंटायरम के केस में वर्ड क्या बोल रहे हो, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। और लॉजिक समझो, मैंने कौन सा फाइनल डिविडेंड दे दिया, मैंने अभी उसकी जस्ट एक पार्ट पेमेंट दी है, फाइनल तो जाके बाद में मिलेगा, एजीएम पे मिलेगा, और वो भी तुमने ही डिसाइड करना है। मैं तो एंटायरम दे रहा हूं, फिर इतनी सी बात के लिए अपन मीटिंग्स वगैरह बुलाएं। बोर्ड लॉ कहता इतनी की पावर तो किसके पास है, बोर्ड अपने लेवल पे सारा कुछ सिस्टम बनाए, देखे कितना देना चाहिए, देन अपने लेवल पे वो डिक्लेयर ही कर सकते हैं। डिक्लेयर का मतलब पेमेंट करना शुरू करो, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेंबर्स को बांटो, दैट इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। हाँ जी। सर जैसे कि जो इंटरन डिविडेंड का हम्म पार्ट पेमेंट करते हैं, हम्म और जो एनुअल जनरल मीटिंग पे रेट डिसाइड होगा, हम्म वो उस पार्ट पेमेंट के परसेंटेज से कम हो सकता है? ना, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। लकमाला खा के मुकर जाएंगे अपन। 10% तू ऑलरेडी खा के बैठा है, इंटायरम डिविडेंड, मेंबर्स आगे कहते हैं नो 8% बनना चाहिए था। मैं कहते कुछ शर्म आ रही है बोलते हुए, साले 10% तू खा के बैठा है, आज आके तू बोल रहा है कितना, 8। कॉमन सेंस, उस केस में आप क्या कहोगे, इट विल बी मिनिमम जितना इंटायरम डिविडेंड आप ऑलरेडी ले चुके हैं। समझे ना, हाँ अगर मान लो अपर गया फिर बाकी डिफरेंशियल दे देंगे। मान लो कितना डिसाइड हो गया, 12%, 10 तू खा गया, 2% और दे देंगे, कम थोड़ी हो जाएगा। मैं अच्छा तुझे कहूं, फिर लिया पैसे वापस लिया, अब वो नहीं, फिर कम से कम उतना तो होगा ना जितना इंटायरम डिविडेंड आप ले चुके हो। और वैसे भी जहां उम्मीद होती है ना ये चीज, कंपनी अनलेस कोई मिस हैपनिंग एंड ऑल कुछ हो जाए, गलत बात हो जाए, वो नहीं मैं बीच में कंसिडर करता। अगर कंपनी तुम्हें एंटायरम डिविडेंड हो रही है, दे रही है, तुम्हारी उम्मीद क्या होती है कि कल को ये ज्यादा ही देंगे। मैं कह दूं, मैं सोच रहा हूँ 10% लेते रहूं, इनका कोई नहीं पता कल को 6 कह दे, मन करे 4 वापस करना पड़े। कॉमन सेंस है, एंटायरम डिविडेंड कंपनी बांटती कब है, तेरे को पता है कि इस बार अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है ना, अभी के लिए इतना दे दिया, अभी हो सकता है और भी मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव है ये चीज का। हाँ जी। सर जैसे वो जो फाइनल डिविडेंड हाँ मान लो 12% इन्होंने डिसाइड किया ठीक है, है। और बोर्ड ने सजेशन दिया है जो भी है, इन्होंने पहले कंपनी ने 6% इंटरिम दे दिया दे था, दिया, तो अब रिमेनिंग रिमेनिंग 6 पार्ट पेमेंट, ये चीज। हाँ जी, क्लियर। सो नेचुरली मैं ये थोड़ी कहूंगा 10 पहले दे दिया, मान लो फाइनल 12 हुआ, प्रभु जी जो 12 फाइनल हुआ वो वही टोटल था जिसमें से 10% मैं दे चुका हूं, अलग अलग किस्तों में दे चुका हूं, जो आप इंजॉय भी कर चुके हो। टोटल कितना हुआ, 12, बाकी बैलेंस पेमेंट मेरे से ले लो। नहीं तो फिर 10 + 12 कितना हो गया, 22%, हमारे मेंबर ही हमें लूट रहे हैं, ये हमारे पे स्कीम डाल रहे हैं। तभी मैंने वर्ड बोला इट इज अ पार्ट पेमेंट ऑफ फाइनल। पर एक बात थी ना, तेरा 12 कब डिसाइड हुआ, एजीएम पे डिसाइड हुआ, और वो भी तुमने करना था। फिर इधर से मैं कह दूं नहीं मैं तो ऑन होल्ड रखूंगा जी, तुम्हारा क्या पता, तुम्हारा क्या पता, लोग खुद भी क्या कहेंगे, चलो कोई पार्ट पेमेंट दे दो यार, थोड़ा बहुत दे दो, जब फाइनल होगा पेंडिंग पेमेंट वहां दे देना, ये चीज। अब सुन पॉइंट यहां पे, जब से डेट ऑफ एजीएम पे डिक्लेयर हो गया, डेट ऑफ एजीएम क्या थी, डेट ऑफ एजीएम क्या थी, पहले पार्टिसिपेट करो भाई, 30 सितंबर इस केस के अंदर, जिस दिन आपकी ये डिविडेंड क्या की जाती है, डिक्लेयर, वहां से विद इन विद इन 5 days, विद इन डिपॉजिट दैट अमाउंट, व्हाट इन दैट अमाउंट, डिक्लेयर्ड वाला, डिक्लेयर्ड अमाउंट, दैट अमाउंट इन अ सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट। मैं शॉर्ट वर्ड बोल देता हूँ, एसबीए। पहली बात तो लॉ में जब भी बैंक अकाउंट ओपन होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक में ही ओपन होते हैं, और एक सेपरेट वर्ड कहा गया, स्पेशली वर्ड। नहीं एक बात बताओ, कंपनी का क्या अकाउंट नहीं होगा, पहले कंपनी का बैंक अकाउंट भी तो होएगा, कहते उसमें नहीं रखना, इसको अलग रखो। मैं कही ऐसी भी क्या बात होगी, कहते ना इसको अलग रखो, क्यों, जब तक तो भाई ये प्रपोज था तब तक ये लाइबिलिटी नहीं था,
तब तक ये क्या था, कंटिजेंट, क्या पता मे और, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक व्हाई यू आर नॉट रिकॉर्डिंग द प्रपोज्ड डिविडेंड इन द बैलेंस शीट। सर जी बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड कर लूं, बैलेंस शीट जो बनती है एज एट 31 मार्च 2026, क्या उस दिन ये तेरी लायबिलिटी थी? उस दिन क्या थी, प्रपोज थी कि मेंबर एजीएम पे क्या करेंगे, डिक्लेयर, क्या पता नहीं करें, क्या पता जीरो कहते ना जी हमें डिविडेंड चाहिए ही नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अगला कहते हैं सर अभी मैं इसको लायबिलिटी नहीं दिखा सकता ना, अभी क्या पता जी क्या होगा। हाँ बट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, once it is declared it becomes liability to be paid off, to be and within the days, जो मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा that is 30 days total, 30 days from the declaration of dividend। डिक्लेयर कब हुआ, 30 सितंबर 2026, वहां से कितने मंथ कहा, डेज कहा, दिन काउंट करेंगे जी, कितने काउंट, दिन ही काउंट करेंगे। अच्छा पहले पर एक चीज पे आ जाए, वो आ गया था टोटल फ्रेम। अभी पहला काम, कहते एक काम करो, आपने वो डिक्लेयर कर दिया, कहते हाँ जी वो कल वाली मीटिंग में डिक्लेयर हो गया था, विद इन 5 दिन वो सारा पैसा उठाओ, सोच समझ कर डिक्लेयर करा होगा, पैसा उठाओ, सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या करवा दो, डिपॉजिट करवा दो। मैं कहा जी वो तो मैं करवा दूंगा, मेरे को ये नहीं समझ आया सेपरेट क्यों, मेन अकाउंट, वैसे भी तो पैसा कंपनी में कैश थोड़ी पड़ा होगा, कहाँ पैसा पड़ा है, बैंक अकाउंट में, कहते ना अलग रखो। मैं कहा जी अलग का मतलब क्या है? क्यों अलग रखवाया, क्यों अलग रखवाया, स्पेशली कहते हैं अकाउंट ओपन करवाओ उसमें जमा करवाओ, क्यों भाई पहले भी तो बैंक में पड़ा है। ताकि वो रिजर्व में शो ना। नो, ताकि सरप्लस सेपरेटेड पता रहेगा, उस एक्सपेंसेस में उसको मिक्स अप करके। दैट मीन्स कहीं तुम पर्टिकुलरली कॉमन अकाउंट में पैसा रख के यूज कर दो, और इधर से तुम अनाउंस कर चुके, इधर से तुम डिक्लेयर कर चुके, एंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स नो बैकआउट, फिर बैकआउट करने नहीं दूंगा। एक बात समझ लो, अगर एक बार डिक्लेयर हो गया ना फिर ये पे ऑफ होगा, और तुम कह दो ओ सॉरी याद ही नहीं रहा, मैंने तो पैसे यूज कर लिए, मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि डिविडेंड मैंने देना भी था। कहता बेटे इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, जब एक बार अनाउंस हो गया ना अब तो अल्टीमेट देना पड़ेगा। इसीलिए हम डे 1 उसी से ना दिए भी 5 दिन, कोई नहीं तू करवा ले अकाउंट ओपन, पर मैक्सिमम 5 दिन, 5 दिन में ये तेरा पैसा जहां भी पड़ा होगा ना वहां से उठा के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करवा, डिपॉजिट। एक्चुअली दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट्स। कौन से अकाउंट, स्पेशल पर्पस अकाउंट। स्पेशल पर्पस अकाउंट मतलब ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया, जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा ना, जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा बंद, मतलब ये लो कुछ चंद दिनों के लिए ओपन होता है अकाउंट, तभी इनको वर्ड क्या बोलते हैं, एस्क्रो, ESCROW, एस्क्रो, स्पेशल पर्पस अकाउंट्स। पर इसका समझो, समझो मोटिव क्या है, मैं मिक्स क्यों नहीं करवा रहा, मिक्स करवा दोगे फिर वही पंगा, तुम कहोगे जी मेरे को याद नहीं रहा, मैंने पैसे वहां यूज कर लिए, फिर जरूरी पेनल्टी खाएगा, या तो भाई डिक्लेयर ही ना करा करो। कोई बात है ना कि जेब में पैसा लेके घूम रहे हैं, चल गए, बाद में याद आया तो किसी काम के लिए लेके आए थे, तो भाई पहले इसको अलग रखते कि नहीं जी ये पैसा यूज नहीं करना, ये तो डिविडेंड का पैसा है, ये तो मैंने देना ही देना। और अभी तो मैंने जस्ट, हाँ जी, तो जो फाइनल डिविडेंड है वो प्रपोज करने की कोई डेट होती है? ना कोई नहीं, वो तो बीच में कभी भी दे दो। मैं कहता हूँ बोर्ड रिपोर्ट जो बनाओगे हाँ। उसी में प्रपोजल चला जाएगा ठीक है। कि हमारी ओर से रिकमेंडेड इतना है, कि हम तो चाहते हैं कि, क्योंकि अभी ऑडिट भी हो गया ना, यहाँ देखो ऑडिट भी हो गया, मेरे वाली एक्सपेक्टेशन पे ऑडिटर ने भी ठप्पा लगा दिया, मैंने फिर एक प्रपोज रेट बनाया, मैं कहा जी इतना का डिविडेंड बनता है, सही सही, बाकी आपकी इच्छा जो भी चलेगा। सुनो पहले, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, यहाँ पे 5 दिन के अंदर ये पैसा मैंने अलग कर दिया एज पर GC एक्ट, बेसिक पॉइंट थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ। ये 5 दिन कैसे काउंट होंगे, ये आजकल क्वेश्चन आने लग गया, व्हाट इज द लास्ट डेट, व्हाट इज द लास्ट डेट, कब तक ये पैसा जमा हो जाना चाहिए। कहते सर आपने कहा था विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से 5 दिन। हाउ टू कैलकुलेट 5 days, क्या 30 तारीख बीच में काउंट होगी, नहीं, क्योंकि वर्ड था फ्रॉम, फ्रॉम से टू तक का सफर क्या होता है, जब वर्ड बोला गया फ्रॉम, दैट डे वॉज एक्सक्लूडेड।
टू जो वर्ड यूज दैट डेज इंक्लूडिंग। Included. तो अगर मैं 30 तारीख से 30 सितंबर से 5 दिन काउंट करूंगा, 30 नहीं आएगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5। सर जी 5 तारीख तक ये पैसा सेपरेट बैंक में जमा हो जाना चाहिए। और ये थी अलग सेपरेट करना, यहां से ही डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ declaration of dividend, it must be paid, it must be paid। इसका मतलब क्या हुआ जी? इस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? 30 दिन के अंदर उनको पैसा पे हो जाता है। 30 दिन के अंदर, 30 दिन कहां से? डिक्लेयर होने से, जिस दिन आपने डिविडेंड क्या करा, डिक्लेयर करा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? सेम। 5 दिन भी और 30 दिन भी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? 30 सितंबर 2026। वाई? माई डेट ऑफ एजीएम, जिसमें वो डिक्लेयर किया गया। तो 30/9 से, अब इसको ना पक्का माइंड में ना बिठाना, 30/9 मेरे केस में डेट ऑफ एजीएम क्या है? 30/9। मैं किसी केस में आगे पीछे कुछ भी ले आऊं तो अपने आप ही थोड़ा भाई फ्लक्चुएट कर लेना, समझ लेना कि बात क्या चल रही है, समझे? अब इस केस में बताओ, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट, कहने का मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, पहले 5 दिन में अलग करना है, टोटल 30 डेज में उसको पे आउट करना है। क्यों ना उसको वर्ड 5 + 25 कह लें, अगर इफेक्टिवली समझो, है तो टोटल 30 दिन ही है। 30 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मैंने फिर भी तेरे को अलग करने के लिए कितने दिन दिए? 5। अब तेरी हिम्मत है, तू 1 दिन में अलग कर ले, बैंक अकाउंट ओपन करवा, अगले दिन पैसा अलग कर दे। पर इतना पता जी, ये टाइम फ्रेम के अंदर रहना, ये टाइम फ्रेम के अंदर रहना। पर आजकल कई बार होता है ना, बैंक अकाउंट ओपन करवाने में दिक्कत आ जाती है, कुछ और आ जाती है, बट फिर भी हमने कितने दिन दिए? 5 दिन। पर टोटल दिन मैंने कितने दे दिए? 30। कि भाई सिंपल सी बात है, पहले 5 दिन में इसको अलग करने की कोशिश कर, और टोटल 30 डेज के अंदर वही स्टार्टिंग पॉइंट से जिस जिस बंदे का जितना जितना डिविडेंड बनता है, सबको डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अगर 30 दिन में डिविडेंड तुमने पे आउट नहीं करा, बिकॉज वो क्या हो चुका था? डिक्लेयर्ड, लायबिलिटी बन चुकी थी, तूने अगर पे आउट नहीं कराना, पनिशमेंट, एंड विद इंटरेस्ट फिर पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस, वापस तो क्या, विद इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? पे आउट करना। फिर हमें मत कहियो कि मैंने पेनल्टी लगा दिया, फलाना कर दिया और कर दिया, और तेरे जो डायरेक्टर्स होंगे उनका डिफॉल्ट है। तुम्हें इतना नहीं पता कि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका? इतना भी क्या बड़ा मैटर है, 30 दिन का टाइम दे दिया है, कुछ छोटा मोटा टाइम है। अकाउंट ओपन करने का आधे घंटे में अकाउंट ओपन हो जाते हैं, मैं फिर तुझे 5 दिन दे रहा हूँ कि चलो कंपनी है, टाइम लग जाता है, फलाना है। मैं कह रहा, मेरे को नहीं पता तू दिन कैसे यूज करेगा। अच्छा, अगर मान लो 30 दिन में कैसे भी यूज करूं, कि मैंने मान लो सेपरेट करना है, मैंने 10 दिन में सेपरेट करा, 5 दिन तक सेपरेट तो भाई 5 दिन में ही होएगा, ये समझ ले। कहने का मतलब कह रहा हूं, कहने का मतलब कि अगर 5वें दिन भी सेपरेट करेगा तो तेरे पास पीछे कितने बचे? 25। क्योंकि टोटल दिन तो कितने हैं? 30। आपको ये टाइम फ्रेम के अंदर ही रहना है, और जरा सा भी इधर उधर हुआ पेनल्टी। हाँ जी, सर ये डेज वर्किंग काउंट है या नॉर्मल? नॉर्मल, कोई वर्किंग कोई कुछ नहीं ऐसा। अब ये तभी तो 5 दिन दिए अकाउंट ओपन करवाने के, मन करे सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी है, आप कह दो जी हम कैसे, भाई 5 दिन तभी दिए। आप अपना सोच समझ के इस चीज को क्या करो, अरेंज करो। और 30 दिन क्या थोड़े होते हैं पे करने के लिए, सोच। तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं, हम तो कह रहे हैं सीधी सी बात है जी, 30 दिन जो भी दिन बनेगा। अच्छा, 30 दिन भी अगर काउंट करोगे, 30 सितंबर से 30 दिन, 30 तो काउंट होगा ना, 1 तारीख से काउंट होगा 30 दिन, कितना बना? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक ये डिविडेंड आपका पे आउट हो जाना चाहिए। नहीं तो सर अगर 31 तारीख हुई ना अक्टूबर की, पेनल्टी स्टार्ट, पनिशमेंट, इंटरेस्ट, फाइन जो भी आपके ऊपर लगेंगे वो सब आपको, दैट इज द मैक्सिमम टेन्योर जो यहाँ पे आपका चलेगा। सो ये वाले कंटेंट में, ये वाले कंटेंट में अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले समझ आया, इतना डिटेल मैंने प्रीवियस वाले को भी नहीं करवाया, क्यों? मैंने अभी सर्व कर दिया, मेरे जो कमिंग टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें मैंने इसी लेक्चर के अंदर काफी आपको लिखवा दी, नॉलेजेबल थिंग्स।
2 मिनट लो, सिर्फ ये पेज एक बार दोबारा देखो। मैं फिर अपनी बुक का जस्ट पहला पैराग्राफ अपन शुरू करते हैं, हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो सर अपन ऐसे ही पेजेस पे रह जाएंगे, बुक कभी स्टार्टिंग हो पाएगी। आज अपन हल्का सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा 2 मिनट लेकर फटाफट एक बार रिकंसाइल करो सारे कॉन्सेप्ट्स, जल्दी। बी क्विक, आवाज नहीं भी, जस्ट एक बार मेमोराइज करो, क्योंकि अब वर्ड्स ना आगे जो आने शुरू होंगे, मैं अपनी नई बात शुरू करूंगा, नई चीजें शुरू करूंगा, पर जो मैंने अभी तक आपको इसमें समझाया है, पहला पैराग्राफ आपका ओके, बस आपको शो करना है गला। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेट नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं कि कितने टाइम पीरियड में आपको उसको रेडी करना है, वो तो आप अपने लिए करोगे ना जल्द से जल्द, क्योंकि मेंबर आर आस्किंग कि हाँ भाई क्या बना क्या बना क्या बना, फिर आपको होगा भी जल्द से जल्द पेश करेंगे, बट अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अप्रॉक्स जून जुलाई तक बन जाती है नॉर्मली। सर के डिविडेंड लायबिलिटी में कौन सी ईयर में शो होगा? 26-27। बट ये पे हो चुका है इससे पहले, जैसे इससे पहले तो ये पे हो चुका है सितंबर में। हाँ 26-27 में ही अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, बैलेंस शीट में थोड़ी जाएगा वो, तो आपने डिक्लेयर करा लायबिलिटी मनी पे ऑफ अकाउंट नील। अच्छा, उनमें से किसी का पेंडिंग होगा, जो मान लो बंदा लेने नहीं आया, हम कह के थक गए, बंदा ट्रेस ही नहीं हुआ, दैट इज अनक्लेम्ड। आपने ट्रायल के अंदर कभी वर्ड देखा हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर वर्ड होता है अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। एक्चुअली वो वर्ड क्या है, अनपेड या अनक्लेम्ड। हम तो डिक्लेयर कर चुके, बट पर्सन डिविडेंड लेने नहीं आया, हम क्या करें, तब भी वो तुम्हारी ट्रायल में घूम रहा होता है, क्यों, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। हाँ, जिस दिन कोई लेने आएगा हम उठा के पे आउट कर देंगे, दैट इज लायबिलिटी, फ्रंट लायबिलिटीज। और ऐसा लगा हम्म। उसके अंदर 75% वाले ऐसा बिल्कुल 3/4 जो लॉ में वर्डिंग लिखी हुई है, दैट इज 3/4। जैसे आपके वहाँ पे 24,000 आ रहे थे जिन लोगों ने राइट कास्ट किया था वो हाँ 24%, 24% चलो पर्सन कह लो, शेयर्स कह लो, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, उसका 75 उसका जितनी वैलिड वोट्स कास्ट हुई, नॉट टोटल वोट्स। अब जो काम की वोट ही नहीं निकली, नॉट एप्लीकेबल होगी, डिस्क्वालिफाइड होगी, जो वैलिड वोट्स, वो चीज। बताओ जी, चल सकते हैं आगे यहाँ से, लास्ट एवरीवन, बताओ जी, मानिक तानुष, डन। सुनो, अब आओ जी चैप्टर 8 की स्टार्टिंग पे, थोड़ा जो अभी तक आपने समझा है इतना कुछ, वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने वर्ड्स के जरिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, और दोनों वर्ड्स में आपने लॉन्च कर चुका, दोनों का टाइम फ्रेम आपको बता चुका। पहला वर्ड क्या है, डेक्लेरेशन, उसका प्रोसेस आपने पढ़ लिया। एंड सेकंड वर्ड क्या है, पेमेंट, क्योंकि नेचुरली ये वर्ड, ये जो आपका वर्ड है, ये आएगा ही कब, डिक्लेयर होने के पहले पेमेंट कैसे हो जाएगी, और पेमेंट के लिए फाइनल का केस। एंड इवन सर दोनों के लिए सेम है, 30 डेज 5 डेज जो है ना, इंटायरम डिविडेंड कह लो, क्योंकि इन्होंने पहली वर्ड में था क्या बोल दिया, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटायरम डिविडेंड। मैं जहां भी वर्ड डिविडेंड की बात कर रहा हूं ना, इट इंक्लूड्स, कि मेरे से बार बार ना पूछो कि डिविडेंड सर कौन से वाला, फाइनल वाला या इंटायरम, बता तो दिया डिविडेंड इंक्लूड्स इंटायरम। तो जहां कहीं डिविडेंड की बात चल रही है, मतलब दोनों की बात चल रही है, क्लियर। तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे टॉपिक ने भी डिवाइड नहीं करा, टॉपिक ने भी नाम क्या लिखा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप इनसे पूछते कौन सा, अब दोनों यार, दोनों के केस में 5 दिन 30 दिन वही रहेंगे जिस दिन से डिक्लेयर करा। हाँ बस थोड़ा सा फर्क पता क्या होगा, जो एनुअल डिविडेंड है वो डिक्लेयर किस पे होता है, एजीएम पे, और जो आपका एंटायरम डिविडेंड होता है वो बिटवीन टू एजीएम, वो कभी भी हो सकता है, बट इतना पता है जिस दिन भी डिक्लेयर करोगे, वहां से 5 दिन, वहां से 30 दिन, वही रहेगा। आओ, मैंने कल आपको बताया था कि ये कंपनीज एक्ट का भी क्या है, चैप्टर नंबर 8, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। सर यहाँ हमें कौन कौन से सेक्शंस देखने को मिलेंगे, चैप्टर 8 के अंदर पर्टिकुलरली 5 सेक्शंस हैं, 123 से लेके 127। 123 जो आपको सारी बेसिक प्रोविजंस के बारे में बताएगा, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड को आपने डिक्लेयर कैसे करना है। मैंने काफी हद तक तो बातें करी, बट अभी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। कल का लेक्चर आपका और भी मजेदार होगा, क्यों, उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े लेकर आऊंगा रिगार्डिंग दिस, क्लियर।
तो काफी सारी चीजें वन बाय वन सर्व करेंगे, एकदम से नहीं। अभी 4-5 दिन लगेंगे समझने में, पर्टिकुलरली कि अपनी बात कहाँ चल रही है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे बेस बनाओ। पर्टिकुलरली एक बार अपनी गाड़ी ट्रैक पे आ गई ना, देन आपको मेरा वे आउट, क्योंकि अभी आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर अभी कुछ कुछ गलत दे रहे हो, क्योंकि आप अभी वो इंटेंशन नहीं समझ रहे मैं पूछ कैसे रहा हूं, किस वे में पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या सुनना चाह रहा हूं, कि आपका माइंड वो सोच पा रहा है। अभी वो टाइम लगेगा थोड़ा कनेक्ट होने में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप कनेक्ट कर लेना। कहीं ये ना हो कि पूरा साल निकल जाए ना, बाद में कोई समझ ही नहीं आ रहा। तो वो चीजें थोड़ी टेक्स टाइम, पर लॉजिकली सोचा करो। मैं मैक्सिमम चीज पढ़ाने से पहले आपसे पूछूंगा कि मुझे छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। फिर मैं तुम्हारा ही पॉइंट अगर सही है तो ठीक, नहीं है तो रेक्टिफाई करूंगा। नहीं, लॉजिक ही है। दैट इज बियॉन्ड बुक्स, नॉट ओनली बुक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट ट्रेनिंग, वी आर डेवलपिंग। हम अपा यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि भाई कल्ला किताबों में नहीं, उसको थोड़ा ऑरली सोच क्या होना चाहिए, होता क्या है उसके बारे में। इसीलिए मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है जब भी पढ़ाएं, हम आपसे बार बार पूछते हैं कि आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तुम्हारा माइंड क्या कहता है, क्योंकि मुझे आपकी वो स्किल्स डेवलप करनी है। कल को प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे। जितनी एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं यही कल को क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, वो प्रॉपर एक शेप बनकर आ जाएगी, लिख कर आ जाएगा, पर केस यही होगा, यही मिला जुला होगा। क्योंकि मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, पास्ट ईयर के पेपर चल रहे हैं कि 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 जनवरी में ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि हर बार पेपर हम भी पढ़ते हैं, कल्ला बच्चा नहीं अटेम्प्ट करके आ रहा पेपर, पेपर हम भी हर बार क्या कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं कि इस बार का लॉ का पेपर कैसा रहा, इस बार अकाउंट्स में क्या पूछा गया, इस बार टैक्स में क्या पूछा गया, सो दैट हमें भी सीख मिलती है कमिंग बैच में भाई ये चीज भी कवर करनी है। क्योंकि आईसीआई हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ, इसीलिए कोई देखो सिंपल सी बात, अपा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विद 100% सर्टनिटी, वो तो छोड़ ही दो, मतलब ही नहीं। फिर तो परमात्मा ही बन जाओ, अगर इतना ही आप प्रिडिक्ट करने लग जाएं फिर तो काम ही खत्म। बट हाँ, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट अटेम्प्ट्स, आप लिटिल बिट थोड़ा फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ भी इस तरह का पेपर होना चाहिए, इस तरह का पेपर पैटर्न आप लोगों को मिलेगा, कि आज तक ये इस तरह के। और इसमें चलती है बच्चे वेटेड एवरेज, जो बिल्कुल रीसेंट पेपर्स आए हैं, दैट इज योर टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि आज का पैटर्न ये चल रहा है, मैं 2018 के क्वेश्चन करूं, 2015 के क्वेश्चन करूं, तो मतलब ही नहीं है। हाँ प्रैक्टिस के तौर पे कर लो, बट आप मैक्सिमम वेटेज किसके ऊपर अप्लाई करोगे, रिसेंट वाइज। क्यों ट्रेंड ये चल रहा है ना अब, 10 साल पहले क्या था, हर बार एग्जामिनर चेंज, हर बार पेपर सेटर चेंज, तो वही थोड़ी चलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ क्वेश्चन होंगे आपके पास, मोर देन इनफ। बट मैं बार बार एक चीज कहूंगा, जब भी मान लो आपने स्कैनर सॉल्व करा, कुछ भी आपने पढ़ा, कंटेंट कवर करने के बाद ना, या तो क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका क्रक्स निकाल के वो लास्ट लीफलेट है ना वहां पे लिख दो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन एक पढ़ा, उसमें ये रूल चल रहा था, या जहां जिसके बारे में, जिस प्रोविजन के बारे में बात चल रही है, वहीं पे जाके पेस्ट कर दो कि इस पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, यहीं पे मेंशन। बुक पे ही लिख जो लिखना है, अलग कॉपी नहीं, कोई कॉपी नहीं मेंटेन करनी ना, मैं कभी लॉ में मेंटेन करवाऊं। हाँ कोई पर्सन राइटिंग प्रैक्टिस अपनी करना चाहता है, जिसको लगता है कि सर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी इम्प्रोवाइज्ड नहीं है, हमें थोड़ा और काम करना चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन है जी। मैं किसी को मना नहीं करूंगा, किसी को हाँ नहीं करूंगा। आपा किसी के लिए नहीं। कुछ बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, पहली बार में समझ आते हैं कि लॉ लिखना कैसे, वर्डिंग भी झलकती है उनके कहीं क्वेश्चंस में। पर कोई पर्सन कहते जी मुझे टाइम लगता है लैंग्वेज रिटेन करने में, तो अपना भाई रजिस्टर लगाओ, डेली बेसिस पे या जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा, स्कैनर में से 2-4 क्वेश्चन मिनिमम लिख कर देखा करो, प्रोविजन लिख, जो उसकी पैटर्न है, जिस वे से आपने प्रेजेंटेशन करनी है। तो मैं किसी को मना नहीं करूंगा, पर मैं अगर बस एक चीज कह रहा हूं, कोई नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। मैं फाउंडेशन में भी जितना पढ़ाया, पर्टिकुलरली आज भी इंटर के आगे तक भी पढ़ा रहे हैं, आप रिकमेंड नहीं करते। मेरी कोशिश होती है बुक पे ही मार्क कर वहीं लिख, उसी के ऊपर मेंशन कर,
तो पेपर के टाइम कम से कम एक चीज होनी चाहिए मेरे पास कि ये पढ़नी है बस। यही इतनी 100% ओके कर दूंगा, तब भी तो एक्स्ट्रा लीफलेट दिया बीच में। वो कस्टमाइज्ड क्यों करवाई, उसका कारण ये था कि बच्चा अलग से कॉपी थोड़ी ढूंढेगा कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा था, जो है बुक पे लिखा हुआ है भाई, इंस्टेंट ही चल। मैं तो कह रहा हूँ जहां कंसेप्ट चल रहा है ना उसके साथ ही लिख। जो भी क्वेश्चन का कोई मेन क्रक्स है जिससे तुझे याद आ जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन था, ये पॉइंट था, वो होती है स्टडी। वो होती है स्टडी एक्चुअली, अगर आप मानते हैं ये चीज। अब लाइक यहाँ पे आप कहते हैं 123 से लेके 127 तक जो भी सेक्शंस आप लोग पढ़ोगे, सबसे पहले अपा जी इंट्रोडक्शन में आओ और इसको प्रोनाउंस करना, क्या प्रोनाउंस करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज क्लॉज क्लॉज। सेक्शन 2 कौन सा होता है? डेफिनेशनल सेक्शन। बाकियों के केस में सब सेक्शन होता है, सेक्शन 2 कौन सा होता है? सेक्शन 2 कौन सा है? डेफिनेशनल सेक्शन। और डेफिनेशन सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? क्लॉजेस। सिर्फ इसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 35। बाकी सब में मान लो 3(1), क्या कहेंगे इसको? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए। इस तरह वर्ड चलते हैं। कितने कहे मैंने? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये इस तरह चलते। क्लियर नाउ? जैसे वो आता है ना, जो मान लो सपोज, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज 1, ये चीज इस तरह से चलती है चीज। नाउ सर ये पढ़ो, डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड क्या लिखा हुआ है जी? डिविडेंड इंक्लूड्स एनी, इसमें तो काम ही खत्म कर दिया, कहता मैं मीनिंग तो पता नहीं, पर इतना पता डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायर। मतलब दो तरह के हुए, वन इज एनुअल एंड सेकंड इज एंटायर। Number 2, the term interim dividend means the dividend declared between, and it is declared by board. Now, sir, what is the procedure for declaration of dividend? कि जब dividend declare करना होता है तो उसका procedure क्या होगा? पढ़िए। कहते जी पहले तो आप बाइफरकेट करो, फाइनल के केस में अलग है, एंटायरम के केस में अलग है। एंटायरम का तो सौखा पढ़ो, लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, जो हमने पढ़ा। एंड फाइनल के केस में, फाइनल मींस यहाँ पे एनुअल, जिसकी अपन बात करी थी, एनुअल डिविडेंड। पढ़िए, फर्स्टली डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द, सेक्शन कौन सा दिख रहा है? 134 होता है बोर्ड रिपोर्ट, 134 होता है। जो आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे कि सर वो प्रपोज कहाँ करेंगे? बोर्ड रिपोर्ट में। वो तेरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट के बाद मैंने क्या बनाई थी? इसकी बात, इसमें पर्टिकुलरली ये ले, थोड़ा सा वर्ड लिखूं, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड। अब आजकल ना यही कुछ चलने लग गया भाई, टीचिंग में भी, कि सर थोड़ा समरी सुमरी सी बना के दे दो कोई पर्टिकुलरली, बट ये ज्यादा देर वर्कआउट नहीं करती। ये समझने के लिए ठीक होती हैं, लिखने के लिए चीजें ठीक नहीं होती। समझने में तो मजा आ गया होगा एक बार भी, हाँ पूरा पेज सा यार, एक बार में सारा चैप्टर सा आ गया। बनाने को फ्लो चार्ट जितने मर्जी बनवा लो, जितने मर्जी नेक्स्ट आगे आप ये इस तरह के कंटेंट बनवा लो, ये खुली कविता है, जितना मर्जी बनाई जाओ। बट सर ये लिखते टाइम वोकेबलरी में सही नहीं बैठती, फिर आपके माइंड में ना प्रेजेंटेशन नहीं आती, फ्लो चार्ट ही याद आते, जो मैक्सिमम टीचर आज की डेट में कर रहे हैं। हर पर्सन क्या कर रहा है, मेरे पास आते हैं अलग अलग तरह की क्वेरीज आती है, सर आप लॉ के नोट्स बनवाते हो? मैं कहना मैं तो नहीं बनाता। कहती जब पढ़ाते कैसे हो? मैं कहा तूने पढ़ना है कि नहीं? तेरे को तेरा रिजल्ट मिलेगा, एग्जामिशन तेरी आएगी, क्यों चिंता कर रहा है? वो जी फलानी जगह तो नोट्स देते हैं, और मैं कहा वो नोट्स ही दे रहे हैं बस, ये भी समझ ले, और कुछ नहीं हो रहा। यार हर पर्सन का वे आउट अलग है, हर पर्सन का, तुम्हें ऑरली आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, दैट्स। अभी अपन मिले ही कितना है, कल तो इंट्रो करी है, आज अपन ने जस्ट अभी वो 1 सवा घंटा प्रॉपर लिया है, पैरेलली बोल रहे हो गया बस, लो और क्या, हमारा अपना वे आउट है। सो मैं इन चीजों से बड़ा फ्री ऑफ माइंड हूं, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता। आपा सिंपल सॉर्टेड चलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में चलते हैं, कि पहले बेसिक प्रोविजन क्लियर कर यार, पंजाबी में सीधी बात, कहता क्या है ये, पहले इसको सुन, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। लॉ ने तो पहले इंग्लिश इतनी अच्छी लिखी हुई है, अपनी वैसे टू गुड है, आप दोनों ऐसे जो इकट्ठे हो गए, ना उसकी समझ आए ना मेरी। कम से कम पहले एक बंदा तो सेटल डाउन हो जाए,
पहले लेमैन लैंग्वेज में तो समझ लें कि उसका मतलब क्या है। वो लगे हुए हैं बस प्रेजेंटेशन पे, and बच्चा भी कहीं ना कहीं, आप भी कहीं ना कहीं समरी के पीछे थोड़ा ज्यादा पड़ जाते हो। सर वो तो बड़ा शॉर्ट पढ़ा रहे हैं जी, वो तो बड़ा इजी वे से पढ़ा रहे हैं, फिर पास क्यों नहीं हो रहे? ये भी तो पूछा करो आगे, पास क्यों नहीं हो रहे फिर? उसका कारण क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग टू शॉर्ट, इतना शॉर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप जैसे पर्टिकुलरली जितने स्टूडेंट्स हैं, एक बेसिक फिल्टर वैसे ही माइंड में होता है। 10 लाइनें याद करवाएंगे, 6 तो वैसे ही होंगी, पेपर तक पहुंचते हुए 4 रह जाएंगे, लिखते हुए 2 रह जाएंगे। अब जिसने पढ़ी 2, जिसको पढ़ाई 2 गई, वो भी स्किप हो गया, तो फंसते, तो फंसते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम कि आप अपना हमेशा कंटेंट पढ़ो, कंटेंट पढ़ो, आदत डालो बार बार, कोई समरी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट सेक्शन, सीधी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है। और बुक की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपको पढ़ने में 1 to 1 मजा आएगा। इसने सारे पैराग्राफ पॉइंट वाइज क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इतनी गारंटी रही आप लोगों से, पर्टिकुलरली तुझे पेपर में पेज तक दिखा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ते ही कि हाँ सर इस पेज पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे पर्टिकुलरली ये प्रोविजन है, उस पॉइंट में से ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ पर वो थोड़ा धुंधला दिखेगा, उसके लिए आपको एचडी विजन थोड़ा लगाना पड़ेगा, वो रिवीजन से आएगा। आपको कि याद तो है, उस पेज के ऊपर ही था कहीं, तो कोई क्या था, लेस देन था, मोर देन था, इक्वल टू था, क्या था, वहीं पे फंसेंगे। क्यों? ये क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल डॉट पे। और लॉ में जितनी प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, किसी में लेस देन, किसी में मोर देन, किसी में एटलीस्ट, किसी में अप टू, कुछ ना कुछ कंटेंट यूज कर रहा है। कभी डेज की बात, कभी फॉर्म की बात, कभी फीस की बात। ये मैक्सिमम रिवीजन के जरिए होगा। जितनी बार इसको रिकॉल करोगे, इनको बार 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 देखोगे, उतना ही आपके यूज टू हो जाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग यहाँ पे जो थी, द मेंबर्स इन द एजीएम, यस प्लीज, द मेंबर्स इन द एजीएम, क्या लिखा हुआ है? मे डिक्लेयर। व्हाट डू यू मीन बाय मे डिक्लेयर? कर भी सकते हैं, या इनकी इच्छा, इनका पैसा, हम तो रिकमेंड करने वाले हैं जी, हम तो प्रपोज करने वाले हैं, मालिक तो आप हो। एजीएम में आओगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, क्या खास बात है? तो वर्ड समझ आ रहा है, वर्ड क्यों लिखा गया? नहीं तो अगला बोलता द मेंबर शैल डिक्लेयर। शैल का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे वर्ड बोल रहा है नहीं, आपकी इच्छा, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मना कर दो। द डिविडेंड बाय पासिंग, क्या पास करवाना पड़ेगा? डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन एजीएम करवाना इज अ मैटर ऑफ, जो आपको लिखवाया था, समझे ना पॉइंट? नाउ द मेंबर्स मे रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बट दे कांट, क्या लिखा हुआ है? एज पर रेगुलेशन 80 ऑफ द टेबल एफ। जो आर्टिकल्स के ऊपर आप पढ़ते थे एक बार, मेमोरेंडम के टेबल्स, आर्टिकल्स के टेबल ए बी सी डी ई, मेमोरेंडम एफ जी एच आई जे, ये किसके होते हैं? आर्टिकल्स। तो एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ, टेबल एफ के रेगुलेशन नंबर 80 के अकॉर्डिंग, सर यू कांट इंक्रीज इट, you can maximum declare it at the rate which is proposed by the board, but you can't exceed नहीं कर पाओगे जी। जो कहानी मैंने आप लोगों से क्या करी, डिस्कस करी, ये तेरे सामने पड़ी, ये प्रोविजंस पड़ी। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए जस्ट इतना ही करेंगे, ठीक है? बढ़िया, अपना श्री गणेश हो गया, चलो बढ़िया, बुक अपन ने खोल लिया आज। तो कल वाले पार्ट में मेन सेक्शन चलेगा जी 123, एंड कोशिश करूंगा 124 भी, सच नहीं, कल तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, कल 123 के ऊपर ही अपना डिस्कशन होगा। बहुत अच्छी चीजें, नई नई चीज आपको बताऊंगा। सो यहां तक इसको एक बार रिकॉल करके आना, रिवाइज करके आना, इससे कहानी अपन आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट। क्या चीज?